दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं मोहन नागर हूं और बेसिकली गाजियाबाद से हूं। और आज की हम इस मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। वो महत्वपूर्ण बात क्या है? जैसे कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। लेकिन बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है? जब हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, तो हमें किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है? क्यों लेना चाहिए हमें कोई बाहर से प्रोडक्ट? और जब हम वो प्रोडक्ट बाहर से लेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों के और भी प्रोडक्ट चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बना रही हैं। फिर ऐसे में हम कैसे तय करें कि हमें फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए या किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स? क्योंकि जितनी भी कंपनियां हेल्थ सप्लीमेंट बना रही हैं, आज मैं स्पेशली बात करूंगा हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में। जितनी भी कंपनियां हेल्थ सप्लीमेंट बना रही हैं, ज्यादातर कंपनियां ये बोलती हैं कि हम हेल्थ सप्लीमेंट बनाने में दुनिया में नंबर 1 है या हिंदुस्तान में नंबर 1 है। अब अगर 1000 कंपनियां हेल्थ सप्लीमेंट बना रही हैं, तो वो 1000 कंपनियां नंबर 1 कैसे हो सकती हैं? कोई तो कंपनी नंबर 2 होगी, कोई तो कंपनी नंबर 5 होगी, कोई तो कंपनी नंबर 10 होगी। सारी की सारी कंपनियां नंबर 1 कैसे हो सकती हैं? कैसे पॉसिबल है ये? कौन देता है नंबर 1 का टैग? कोई संस्था है? नहीं। कौन देता है फिर? वो कंपनियां अपने आप देती हैं अपने आप को नंबर 1 का टैग। जैसे मैं कहता हूं मैं दुनिया का सबसे अच्छा मोटिवेटर हूं। किसने दिया टैग? किसी ने नहीं, मेरा मन करा मैंने बोल दिया। क्या होता है बोलने में? क्या फर्क पड़ता है? कौन पकड़ेगा? क्योंकि जब किसी ने ऑथराइज ही नहीं किया। आप भी अपने बारे में बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं मैं दुनिया का राष्ट्रपति हूं या हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हूं। क्या होता है बोलने में, है ना? तो ऐसे ही ज्यादातर कंपनियां बोलती हैं कि हमारे प्रोडक्ट दुनिया में नंबर 1 है। लेकिन एक नॉर्मल से व्यक्ति के साथ बड़ी दिक्कत है। क्या उसको कभी इस तरीके के प्रोडक्ट से वास्ता नहीं पड़ा? कभी उसने यूज नहीं किया। जब कभी यूज नहीं किया और कभी वास्ता नहीं पड़ा, तो बड़ी समस्या यह है कि वो किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करे। वो कैसे तय करे कि वाकई जो उसे बताया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, वाकई इस कंपनी के प्रोडक्ट नंबर 1 है? वो कैसे तय करें? क्योंकि 1000 कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, अगर एक एक महीना भी इस्तेमाल करेगा तो 1000 महीना कहां से लाएगा वो, है ना? तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो ऐसे समय में मैं आपकी मदद कर सकता हूं कि किस कंपनी के प्रोडक्ट नंबर 1 है, किसके नंबर 2 है, ना किसके नंबर 5 है, किसके नंबर 10 है। आप खुद तय करिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। अब बात हम शुरू करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमें किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है, या फॉरएवर का प्रोडक्ट हम क्यों इस्तेमाल करें, है ना? क्योंकि हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं, हम अपने अपने हिसाब से तो अच्छा ही खा रहे हैं ना, हम तो अच्छा जीवन जी रहे हैं। फिर हमें प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है? दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे शरीर को चलाने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बारे में आज मैं बात करूंगा। वो 3 चीजें हमारे शरीर के अंदर जा रही हैं और किस तरीके से वो हमारे शरीर में प्रभाव डालती हैं और किस तरीके से हमारे शरीर को बनाने में मदद करती हैं, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, 3 चीजें क्या हैं? पहली चीज, हमारी बॉडी के अंदर हवा का प्रवेश, यानी कि हवा में हम रहते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी के बाहर भी लगती है। क्योंकि आज मैं इसके बारे में विस्तार में बात करने वाला हूं, तो बिल्कुल भी आप बीच में हटिएगा मत। बीच में आप दूसरे दूसरे किसी चैनल पे मत जाइएगा, बीच में आप दूसरी चीजें मत देखिएगा। कभी कभी क्या है, हम बीच में ट्रेनिंग भी सुन रहे होते हैं और साथ में चाय भी पीने लगते हैं। ट्रेनिंग भी सुन रहे होते हैं, बराबर में टीवी भी चल रहा होता है, या बच्चों के साथ खेल भी रहे होते हैं। तो आज इस काम को बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगले 1 मिनट भी अगर आप इधर उधर होंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में वो अच्छी जानकारी जिससे आप अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, वो स्किप हो सकती है। इसलिए आपको 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होना पूरी इस ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, मैं बात कर रहा था हवा के बारे में। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें हम रहते हैं। कैसी है दोस्तों आजकल हवा? क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और आप सभी भी हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम हिंदुस्तान की हवा के बारे में बात करेंगे। मैंने सुना है, क्योंकि आज से लगभग 50 साल पहले मैं नहीं था, और शायद हो सकता है आप में से ज्यादातर लोग भी नहीं होंगे, लेकिन मैंने सुना है कि 50 साल पहले हवा बिल्कुल शुद्ध हुआ करती थी, जो कि आजकल नहीं है। आजकल हवा में केमिकल पॉल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में आ गए हैं।
क्या प्रभाव पड़ा है इन केमिकल पॉल्यूशन के आने से? पहले जब हम हवा में सांस लेते थे, अगर मैं आज से 20 साल पहले बात करूं या 15 साल पहले बात करूं, तब तो मैं था, लेकिन तब हवा में सांस लेने में कुछ और आनंद आता था, लेकिन आज कुछ और है। आज जब मैं गांवों की तरफ निकल जाता हूं जहां खेती बहुत ज्यादा होती है, तो वहां की हवा का स्तर कुछ और है, वहां की हवा शुद्ध मिलती है। लेकिन यहाँ शहर में, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, हवा का हालात बहुत ज्यादा बेकार हो चुके हैं। क्यों हुए हैं बेकार, क्या कारण है इनके पीछे, हम इनके बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि आज बहुत ज्यादा मात्रा में फैक्ट्रियां खुल रही हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ईंटों के भट्टे खुल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 50 साल पहले इतने वाहन नहीं हुआ करते थे, गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। आज के समय में बहुत ज्यादा गाड़ियां जो है चल रही हैं। तो ये जो वाहन आ रहे हैं, ये जो गाड़ियां आ रही हैं, इनमें से कार्बन निकलता है जिसको हम धुआं बोलते हैं। ये जो भट्टे धुआं छोड़ रहे हैं, या जो फैक्ट्रियां धुआं छोड़ रही हैं, ये धुआं सब जा कहां रहा है? ये इसी वातावरण में आ रहा है दोस्तों, इसी वातावरण में। दूसरा, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री से हैं, हिंदुस्तान डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ अभी डेवलपमेंट हो रहा है, तो धूल भी उड़ती है। कहते हैं ना, जब डेवलपमेंट होगा तो धूल उड़ेगी। आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा। तो जब वो धूल उड़ती है तो उसमें भी, क्योंकि हवा में वो कण जाते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब क्या प्रभाव डालते हैं और कितना प्रभाव डालते हैं, उसको समझते हैं हम पहले। अभी हम केवल हवा के बारे में बात कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कोई भी सुबह नहा करके कपड़े पहनते हैं और जब आप घर में रहते हैं तो वो कम गंदे होते हैं, लेकिन जब आप बाहर कहीं जाते हैं तो वो ज्यादा गंदे होते हैं। अगर आप कहीं गाड़ी में बैठ करके जाएंगे तो वो शायद कम गंदे होंगे, लेकिन अगर आप बाइक वगैरह से जाएंगे या पब्लिक व्हीकल या बस वगैरह या ट्रेन वगैरह से जाएंगे तो वो ज्यादा गंदे होते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह होंगे जहां आप रोड से दूर होंगे तो वो कम गंदे होंगे, और रोड के बिल्कुल पास में होंगे या रोड के ऊपर खड़े होंगे तो वो ज्यादा गंदे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां धूल ज्यादा उड़ रही है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप सुबह कपड़े पहनते हैं और शाम तक जब पहने रखते हैं आप, तो शाम तक लगभग गंदे हो जाते हैं। अगर आप अपने घर में भी रहेंगे तब भी आपको शाम को उतारने पड़ेंगे, क्योंकि घर के अंदर भी इतनी धूल होती है। घर के अंदर धूल, घर तो बंद रहता है, घर के अंदर धूल कहां से आ गई? दोस्तों, इसको समझने के लिए आप अपने खुद के जीवन में जा सकते हैं या अपनी फैमिली के जीवन में जा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि रोज सुबह घर में झाड़ू लगानी होती है, और सुबह झाड़ू मारते हैं तो आप देखते हैं कि शाम तक भी वो दोबारा गंदा हो जाता है। आजकल तो कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत सारे हस्बैंड भी जानते होंगे झाड़ू कैसे लगती है ना, जस्ट जोकिंग। तो शाम तक वो गंदा हो जाता है। कैसे हुआ वो गंदा? क्या किसी ने धूल ला करके डाली है अंदर? नहीं, धूल तो नहीं डाली, फिर कैसे गंदा हो गया? आप अक्सर देखते हैं कि हमारे घर के अंदर जो पंखा लगा हुआ होता है, बिल्कुल अगर घर के लास्ट कमरे में भी लगा हुआ है, वहां धूल ज्यादा नहीं जाती, लेकिन उसके बाद भी वो इतना गंदा हो जाता है कि हमें उसको महीने में एक बार या साल में एक बार साफ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वाकई ही हवा के अंदर धूल है। दोस्तों, ये धूल हमारी बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव डालती है, इसको हमें समझना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप एक्टिवली मेरे साथ बने हुए हैं और आप अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, इन चीजों को समझ रहे हैं। दोस्तों, आप सोच करके देखिए, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं या आप जहां भी बैठे हुए हैं, वहां कोई एक ऐसा पर्सन आता है जो पिछले 1 महीने से नहीं नहाया है और पिछले 1 महीने से उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, तो शायद आपका रिएक्शन अच्छा नहीं होगा उनके प्रति। शायद आप उनको बैठाना नहीं चाहेंगे अपने पास, शायद आप उनसे बात करना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो पिछले 1 साल से नहीं नहाया और नहीं कपड़े चेंज किए, अब क्या करेंगे आप? शायद उसको बैठाना भी पसंद नहीं करेंगे। अगर वो कमरे में आ गया तो आप कमरे के बाहर, और वो कमरे के बाहर तो आप कमरे के अंदर। इतनी दूरी उससे बना करके रखेंगे, क्योंकि पिछले 1 सालों में उसकी बॉडी के ऊपर, उसके कपड़ों के ऊपर वो धूल लगी है जो हवा में थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और उसके कपड़े बहुत ज्यादा बेकार हो चुके हैं। और अगर मैं मान लूं 10 साल तक नहीं नहाया और कपड़े चेंज नहीं करे, तो हो सकता है वो गल करके मर भी जाए।
है ना, उसकी बॉडी खराब भी हो जाए, ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइएगा, क्या पिछले 1 साल में उसने धूल में जाकर के लेट लगाई है या अपने आप उठा करके धूल डाली हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि हम अपने घर में 1 साल तक झाड़ू ना लगाएं, सोच के देख सकते हैं हमारा घर कैसा हो जाएगा? सोचना भी बेकार है, क्योंकि घर नहीं रहेगा, वो कूड़ा घर बन जाएगा। सॉरी दोस्तों, तो वो कूड़ा घर बन जाएगा। वो धूल का नाम लिया ना, तो धूल का नाम लेते ही मुझे छींक आ गई, मुझे ऐसा लगा कि धूल आने वाली है। ओके, तो कूड़ा घर बन जाएगा, हम उसमें रहना पसंद नहीं करेंगे, है ना? ऐसे ही दोस्तों, क्योंकि घर के अंदर भी हमने धूल नहीं डाली, लेकिन धूल इतनी है कि वो कूड़ा घर बन जाएगा और बॉडी के ऊपर लगेगी तो वो बॉडी भी खराब हो जाएगी, है ना? अभी कितनी है, साथ ही साथ हमने ये देखा है कि जो धूल जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें वो केमिकल पॉल्यूशन केवल हमारी बॉडी के ऊपर ही लग रहे हैं, केवल हमारे कपड़ों के ऊपर ही लग रहे हैं? क्या हमारे सांस के माध्यम से वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा रहे हैं? आप में से क्या किसी ने कोई जाली फिट कर रखी है अपने गले में कि जी मेरे गले में तो जाली लगी हुई है, सारा का सारा फिल्टर गले में ही हो जाता है, धूल को मैं दोबारा उगल देता हूं वापस और वो बढ़िया वाली सांस अंदर चली जाती है? क्या कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है? आपने कुछ ऐसा कर रखा है अपनी बॉडी के लिए? नहीं। वो हवा अंदर जाएगी तो हवा के साथ धूल भी अंदर जाएगी, वो केमिकल पॉल्यूशन भी अंदर जाएंगे और जाकर के वो प्रभाव डालेंगे। कितना प्रभाव डालेंगे? आप देख रहे हैं कि 10 साल अगर कोई पर्सन नहीं नहाया और कपड़े चेंज नहीं करे तो वो इतना गंदा हो गया कि उसकी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी और वो बीमार होकर के शायद इस दुनिया से भी चला जाए। तो आप मुझे बताइए, कब से आप इस हवा में सांस ले रहे हैं? शायद जब से जन्म लिया है। और मैं शायद ही क्यों लगा रहा हूं? जब से आपने जन्म लिया तभी से सांस ले रहे हैं ना, तो तभी से वो हवा अंदर जा रही है। सोच के देखिए कितनी गंदगी अंदर गई होगी। आप सोच पा रहे हैं? यस, बिल्कुल। अब हम बात कर रहे थे पानी की। कैसा है दोस्तों पानी आज के समय में? शायद बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मैंने सुना है कि 40-50 साल पहले लोग कुएं से पानी भर करके खींच करके पिया करते थे और लोग अक्सर पिलाया भी करते थे। लोग नलों से निकाल करके पानी पिया करते थे और पिलाया करते थे। लेकिन क्या आज भी हम कुएं से पानी निकाल करके पी सकते हैं या पिला सकते हैं? नहीं, आज कुएं ही लुप्त हो गए हैं। ऐसा क्यों? क्यों हुआ ऐसा? दोस्तों, आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी केमिकल फैक्ट्रियां हैं जो बोरिंग करके अपनी फैक्ट्री का केमिकल जमीन के नीचे डाल देते हैं, क्योंकि अगर जमीन के बाहर निकालेंगे तो उनकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि वो फैक्ट्री का जो केमिकल है वो इतना खतरनाक है कि मानव जाति को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वो जमीन के नीचे डाल देते हैं ताकि कोई पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ और क्या डाल दिया गया। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं। मेरठ के पास एक मीट की फैक्ट्री है हापुड़ रोड पर। मुझे नहीं पता वो आबादी के इतनी क्लोज क्यों है, मुझे नहीं पता, और शायद आपको भी नहीं पता होगा और ना जानते होंगे और ना हमारे बात करने से कुछ होने वाला है उसमें। लेकिन मैंने अक्सर देखा है वहां, क्योंकि मेरे मामा जी रहते हैं वहीं पास में, तो मैंने अक्सर देखा है कि वहां न्यूज़पेपर में आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है। एक बार एक सच्ची घटना मेरे सामने हुई कि मेरे मामा जी के यहाँ नल को चलाया गया। नल को चलाने के बाद उसके अंदर रेड ब्लड के, ऐसा लगा कि जैसे रेड ब्लड के कुछ अंश आ रहे हैं या रेड ब्लड आ रहा है उसमें, यानी कि खून आ रहा है नल के पानी में, जो कि उस फैक्ट्री से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। सोच के देखिए, क्या वो ब्लड केवल उसी नल में आ रहा होगा? नहीं, बहुत सारे फैक्ट्री नलों में जा रहा होगा। क्या उसी दिन आया होगा? नहीं, बहुत दिनों से आ रहा होगा और अब भी कंटिन्यू चल रहा होगा। क्या उसको पी करके सब लोग स्वस्थ रह सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता और शायद आपको भी नहीं लगता होगा।
इसके अलावा हम खेत के अंदर आज जितना यूरिया कीटनाशक दवाएं डाल रहे हैं, उसके बाद हम पानी लगाते हैं, क्या वो पानी लगने के बाद वो यूरिया कीटनाशक दवाएं जमीन के अंदर पानी में नहीं जाती होंगी, नीचे नहीं जाती होंगी? बिल्कुल जाती होंगी दोस्तों। और जब बिल्कुल जाती होंगी, ओके, आरती जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने बोला है कि यहां भी, जहां वो रहती है मेरठ में, वहां भी नल में से ब्लड आया है, उन्होंने भी देखा है। दोस्तों आज इस ट्रेनिंग में हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं और ये ट्रेनिंग हम जूम के माध्यम से कर रहे हैं, और इस ट्रेनिंग के लास्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। जिन लोगों के कोई क्वेश्चन आएंगे हम उनका लाइव जवाब भी देंगे और आप भी बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि वो जो केमिकल, वो जो कीटनाशक दवाएं हम खेतों में डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जमीन के नीचे जा रहे हैं, और जिसकी वजह से आज हमारे फसल के अंदर भी बहुत बुरा जो है साइड इफेक्ट आ रहा है, बहुत बुरा दुष्प्रभाव आ रहा है। क्या हमारी फसल उस तरीके की नहीं रह गई है जिस तरीके की पहले थी? पहले हम गोबर की खाद लगाते थे तो फसल में, आपने अक्सर सुना होगा कि पहले जब रोटी पकती थी उसका स्वाद कुछ और था, आज का स्वाद कुछ और है। पहले आपने सुना होगा कि अगर किसी के घर में पड़ोस के 2 घर छोड़ करके भी सब्जी बनती थी तो उसकी महक आपके घर तक आ जाया करती थी, या गली में उसकी महक होती थी, आप महक से केवल बता दिया करते थे कि आज क्या सब्जी बनने वाली है। अभी तो दोस्तों सब्जी खाने के बाद पूछनी पड़ती है कि क्या सब्जी बनी है। क्यों? ये केमिकल की वजह से ही तो हुआ है। ये केमिकल हम इतनी ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं, उसी की वजह से तो हुआ है। दूसरा, आज जिस तरीके से केमिकल बढ़ रहे हैं, इसलिए खेती कम हो रही है, और खेती कम हो रही है तो खेती को बढ़ाने के लिए हम और ज्यादा केमिकल डाल रहे हैं। जब और ज्यादा केमिकल डाल रहे हैं तो वो खेती और प्रभावित हो रही है, और जिसकी वजह से वो और ज्यादा केमिकल जमीन के अंदर जा रहे हैं, और वो ही फिर पानी के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। इससे बचने के लिए बहुत सारे हमारे साथियों ने अपने घर में आरओ लगवाया है, जो जरूरी भी है, क्योंकि नॉर्मल टीडीएस जो पानी पीते हैं हम, उसका टीडीएस लगभग 200 के आसपास होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं, है ना, लेकिन मैंने सुना है जहां तक है कि लगभग टीडीएस 200 और 300 के आसपास होना चाहिए। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना होना चाहिए। लेकिन आज के समय में जो टीडीएस है वो लगभग 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500, आप यकीन मानेंगे 2-2 हजार तक टीडीएस आ रहे हैं। क्या होगा ऐसा? कैसे चलेगा? कैसे वो बॉडी में डाइजेस्ट होगा? कैसे वो केमिकल्स हमारी बॉडी को हेल्दी रहने देंगे? इसके अलावा अगर हम तीसरी बात करें, अभी हमने बात करी है हवा के बारे में, हवा हमारी बॉडी को किस तरीके से प्रभावित कर रही है। अभी हमने बात करी है पानी के बारे में, पानी हमारी बॉडी को किस तरीके से प्रभावित कर रही है। अभी हम बात करेंगे तीसरा, खाने के बारे में। क्या आज के समय में खाना वैसा ही है जैसे हमें 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले मिलता था? क्या हमने जो अपने बचपन में खाना खाया था आज हम अपने बच्चों को खिला पा रहे हैं? शायद नहीं। क्या जो हम खाना अपने बच्चों को आज खिला रहे हैं, क्या हमारे बच्चे उनके बच्चों के बचपन में खिला पाएंगे, यानी कि आने वाले 20, 30, 40 साल में उनको खिला पाएंगे? शायद नहीं। इससे ज्यादा स्थिति खराब होने वाली है ना। अब खाना किस तरीके से खराब हो चुका है, जैसे कि मैंने अभी बात करी कि जिस तरीके से हम केमिकल का जो है उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, खेतों में केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में लगा रहे हैं, तो वही केमिकल लौट करके हमारी थाली तक पहुंच रहे हैं। एक स्टडी में मैंने देखा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक नोट छपा हुआ था। क्या था वो नोट? आज हमारी थाली में जो एक रोटी है उसमें 4% यूरिया है। कितना? 4% यूरिया। क्या हम यूरिया को खा सकते हैं? हमने खेत में लगाया, थोड़ा सा लेकर के 50 ग्राम यूरिया खा लिया, नहीं खा सकते दोस्तों। लेकिन हमारी रोटी में 4% यूरिया है।
क्या हमें वो फायदा देगा? क्या हमारी बॉडी में ताकत देगा? क्या वो हमें हेल्दी करेगा? नहीं, आप भी जानते हैं कि नहीं हेल्दी करेगा। आप भी समझते हैं कि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी है। क्या हम सभी दोबारा से ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं? प्रैक्टिकली अभी तो पॉसिबल नहीं है, भविष्य में शायद ऐसा हो जाए। हाँ, लेकिन अगर आपके घर आप खेती करते हैं और अगर आपके घर गलती से फॉरएवर का एमपीडी आ गया है, तो हो सकता है आने वाले 3 से 4 साल में आपके घर में दोबारा से ऑर्गेनिक खेती होनी शुरू हो जाए। यस दोस्तों, वो क्या करेगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये प्रूव हो चुका है कि अगर कोई भी किसान अपने खेत में लगातार 7 साल तक एमपीडी इस्तेमाल कर ले, तो उसका खेत दोबारा से 100% ऑर्गेनिक हो जाता है। उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल नहीं होते और फसल की पैदावार जितना केमिकल लगाने के बाद हो रही थी, उससे 4 गुना फसल होती है एमपीडी लगाने के बाद, और वो भी ऑर्गेनिक। किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारा खेत भी हमें थैंक यू कहता है, क्योंकि धरती से ही तो हम सब कुछ लेते हैं ना, जमीन से ही तो सब कुछ लेते हैं। ये शरीर भी तो इसमें एक अंश जमीन का भी तो है ना। तो चलिए, हम आज एमपीडी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम किसी दिन और क्लास लेंगे 1 घंटे की एमपीडी के बारे में, कि क्या है एमपीडी और कैसे वो फायदा करता है, आपकी जमीन के लिए कैसे फायदा कर सकता है और आपको क्यों यूज करना चाहिए, और कैसे आप अपनी जमीन को भी एक अच्छा पोषण दे सकते हैं, है ना। फिलहाल हम बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे खाने के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपके घर पे भी कोई फसल लगी हुई है, घर पे फसल, हाँ आजकल जमाना चल रहा है, आप भी कर सकते हैं इस काम को। क्या कर सकते हैं? आप अपने घर पे मिर्च का पौधा लगा सकते हैं, आप अपने घर में टमाटर का पौधा लगा सकते हैं, आप अपने घर में बैंगन का पौधा लगा सकते हैं, है ना, गमले में लगा सकते हैं। ये ऐसे पौधे हैं जो आपके गमले में भी हो जाते हैं। यानी कि आप अपने परिवार को तो ऑर्गेनिक खेती दे सकते हैं। हाँ, जो आप गमले में लगाएं उसमें एमपीडी का इस्तेमाल जरूर करें, आप उसमें केमिकल ना डालें, क्योंकि केमिकल से रक्षा करने के लिए तो घर में पौधे लगाए और उसमें भी केमिकल डाल दिया पैदावार करने के लिए, तो क्या भला कर दिया आपने, क्या फायदा करा, क्या समझदारी का काम करा, है ना। तो आप अपने घर में पौधा लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर लोग, जैसे लौकी की फसल हुई तो उसमें लौकी रात को इतना था, लेकिन आप सुबह जाकर के देखते तो इतना बड़ा लौकी हो गया। क्या हुआ? रात रात में चमत्कार हो गया, रात रात में लौकी इतने बड़े से इतना बड़ा हो गया। दोस्तों, हम प्रकृति को भी धोखा दे रहे हैं, और हम नहीं दे रहे तो बहुत सारे लोग जरूर दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया? प्रकृति के माध्यम से जो जो लौकी इतना था और वो केवल इतना होने वाला था, उन्होंने ऑक्सोटॉक्सिन, जो कि एक हार्मोन होता है, उत्तेजित करने के लिए वो लगाया जाता है, वो रात रात में इतना बड़ा कर दिया। यानी कि पैसा बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए वो 2 दिन और फालतू इंतजार नहीं कर सकते थे, उन्होंने वो जहर उसमें डाल दिया। ये ऑक्सोटॉक्सिन क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बाय प्रोफेशन में डाइटिशियन हूं, आप सभी लोग जानते हैं, यानी कि खाने का डॉक्टर आप कह सकते हो। ये ऑक्सोटॉक्सिन क्या है दोस्तों? ये ऑक्सोटॉक्सिन एक हार्मोन है, और आपने अक्सर देखा होगा कि आप लोग ज्यादातर जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो गांव से बिलोंग करते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ, है ना। और कहते हैं कि हिंदुस्तान को तो गाँव में ही बसता है ना। हिंदुस्तान की अगर असली महक देखनी है तो वो गाँव में है। लेकिन दोस्तों, आज गाँव भी इस केमिकल से अछूते नहीं रहे हैं, यानी कि इस केमिकल से नहीं बच पाए हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे यहाँ गाय या भैंस दूध नहीं देती, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इंजेक्शन लाते हैं और इंजेक्शन लगा करके दूध निकालने की कोशिश करते हैं, निकालते भी हैं। वो इंजेक्शन क्या है? वो इंजेक्शन है ऑक्सोटॉक्सिन, जो उत्तेजित करता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, एक कड़वी सच्चाई मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पूरी दुनिया में जितनी भी कम उम्र में लड़कियां, हाँ सही सुना आपने, गर्ल्स जितनी भी कम उम्र में किडनैप करी जाती हैं, अगवा करी जाती हैं, उनको बहुत जल्दी उनकी बॉडी में हार्मोन्स डेवलप करने के लिए
बहुत जल्दी अंगों को बढ़ाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए उनमें ऑक्सोटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से वो 10-12 साल की उम्र में भी 18-19 साल की दिख सकें और वो लोग आगे उनकी सप्लाई कर सकें या सेल कर सकें। दोस्तों, कड़वी सच्चाई है लेकिन है, ये है ऑक्सोटॉक्सिन, जिसको हम भैंसों के अंदर लगा रहे हैं, गायों के अंदर लगा रहे हैं, और हम अपने खुद के पीने के लिए भी दूध निकाल रहे हैं। दोस्तों, इस ऑक्सोटॉक्सिन की वजह से ही आज बॉडी में जो नॉर्मल हार्मोन होते थे वो नॉर्मल हार्मोन नहीं रहे हैं। ये हार्मोन्स क्या हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। हमारी बॉडी में लाखों प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, मेंटेन करते हैं, लेकिन बाहर से केमिकल जाने के माध्यम से या और हम कोई भी हार्मोन ले रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, जिससे हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं। आपको पता है, हमारी माता बहनों के साथ दो समय हार्मोन्स बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और जब बंद होता है। दोस्तों, हम सभी 18 साल प्लस हैं और ये जानकारी आज सभी के पास है। ज्यादातर लोग इससे अवेयर हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं। जब वो स्टार्ट होता है और जब वो बंद होता है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जनरली ये मेंस्ट्रुएशन लगभग 17-18 साल की उम्र में स्टार्ट होते थे, जो कि आजकल 12-13 साल की उम्र में स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि पहले 40 साल की उम्र में बंद हो जाया करते थे, जो कि आज 45 और 50 साल की उम्र में तक भी जाकर के बंद नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ये हार्मोन्स जो हम बाहर से दे रहे हैं, जिसको हम ऑक्सोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, यार मैंने तो 2 साल पहले ऑक्सोटॉक्सिन लगाना बंद कर दिया, पिछले 2 साल से मैं तो यूज ही नहीं करता, मैं तो इंजेक्शन लगा करके दूध ही नहीं निकालता, मेरे घर में जो दूध आता है उसमें इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, या हम उस इंजेक्शन वाले दूध का इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक भैंस या गाय के अंदर ऑक्सोटॉक्सिन लगा दिया गया तो अगले 7 सालों तक, स्टडीज बताती हैं कि अगले 7 सालों तक दूध में उस हार्मोन का प्रभाव रहने वाला है। नेक्स्ट 7 ईयर। आप सोच के देखिए हम अपनी फैमिली को क्या दे रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लगभग 13-14 साल की उम्र में जब हमारी माता बहनें, 13-14 साल की उम्र में तो बहन ही हो सकती है, माता नहीं हो सकती, उनके हार्मोन जब चेंज होते हैं तो उनको बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दर्द होता है, और कभी कभी ये हार्मोन डिसबैलेंस भी हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि 20, 21, 22 साल की उम्र तक आते आते उनके या तो मूछें डेवलप होनी शुरू हो जाती है, दाढ़ी आ जाती है, या प्रॉपर उनको जो मेंस्ट्रुएशन आना चाहिए था वो नहीं आता, या बहुत ज्यादा पेन फील होता है। और जिसकी वजह से आज स्टडीज बताती हैं, कड़वी है लेकिन सच्चाई है, आज बहुत सारी माता बहनें बांझ भी हो रही हैं। मैंने बोला ना, कड़वी है लेकिन सच्चाई है, वो कभी मां ही नहीं बन पाएंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ ये हार्मोन। क्या ये सिर्फ एक हार्मोन की वजह से हो रहा है? नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें। हम बात कर रहे हैं खाने की। खाने में और भी बहुत सारे हम केमिकल डालते हैं, जैसे हम जब गेहूं को निकाल करके लाते हैं घर में और ला करके टंकी में या जहां भी स्टोर करते हैं वहां हम स्टोर करते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग नीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग नीम भी ना डालना पड़े क्योंकि फिर वो सफाई करनी पड़ेगी गेहूं के अंदर से, तो वहां एक गोली डाल देते हैं। आप जानते हैं उस गोली का नाम क्या है? बताइए जरा। बिल्कुल सही, सल्फाज की गोली डाल देते हैं, और कहते हैं कि एक सल्फाज की गोली आत्मा और परमात्मा का तुरंत मिलन करा देती है। ये सल्फाज की गोली का आज तक किसी ने टेस्ट नहीं बताया कि कैसी है, तुरंत ऊपर। यानी कि सोच करके देखिए, एक सल्फाज की गोली उस गेहूं में रखने से, एक गोली उस टंकी में रखने से पूरी टंकी के अंदर उसका इतना प्रभाव आ जाता है कि उसको कीड़े नहीं खाते। कीड़े क्या है? सेल्स का एक छोटा बंडल। हम क्या है? सेल्स का एक बड़ा बंडल। सोच के देखिए, जिस अनाज को कीड़े भी नहीं खा रहे हैं उसको कौन खा रहा है? क्या करें? खाना पड़ेगा।
है ना। यानी कि जो सेल्स के उस छोटे बंडल को मार रहा है, वो हमारी बॉडी में भी तो छोटे छोटे बंडलों को मारता होगा, बिल्कुल मारता होगा, लेकिन खाना पड़ेगा। इसके अलावा ये तो रही ईमानदारी वाली बात कि चलो जी हमने केमिकल लगा लिया, चलो जी हमने पेस्टिसाइड लगा लिए, है ना, ये सारी चीजें लगा ली। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी ही, आपको पता है एक दिन के पैदा हुए बच्चे के लिए जो दूध आ रहा है, जिसको बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, उन कंपनियों ने मुझे प्रमोशन का आज पैसा नहीं दिया, नहीं तो मैं उनका नाम लेता, है ना। जो कंपनियां बनाती हैं ABCD, जो भी कंपनी हो आप अच्छे से जानते हैं, उनका दूध तक भी नकली आ रहा है। यानी सोच के देखिए हिंदुस्तान में लोगों की मानसिकता कितनी गिर गई है। एक दिन के पैदा हुए बच्चे के लिए दूध भी लोग नकली बना करके अपना पेट भर रहे हैं। क्या होगा, कोई बाहर का व्यक्ति बना रहा है, हिंदुस्तानी बना रहा है, और वो कहता है मैं अपने देश से प्यार करता हूं, मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं। क्या गारंटी है आपके द्वारा बनाया हुआ दूध आपकी फैमिली के किसी बच्चे के पास नहीं आएगा? क्या गारंटी है आपकी फैमिली के किसी बच्चे को नुकसान नहीं होगा? क्या गारंटी है जिस दूध को बनाने के लिए आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो और घर घर में पहुंचा रहे हो, उससे आपके फैमिली का मेंबर कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा? क्या वो केमिकल वाला दूध जिस जिस जिन जिन घरों में आप दे के आ रहे हो, वो लोग बीमार होंगे तो क्या आपको बददुआएं नहीं मिलेंगी? क्या बददुआएं लेकर के आपका घर अच्छा हो सकता है? नहीं। आपको पता है दोस्तों, अगर आप में से कोई व्यक्ति, मुझे पता है आप लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर बाय द वे ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच गई जो इस तरीके का काम कर रहा है, तो उसको बहुत बुरी लगने वाली है। और मुझे पता है इस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारी गालियां मिलने वाली है, और आप देखिएगा लाइक करने वाले लोग बहुत कम होंगे, क्योंकि अच्छी चीजें बहुत कम लोगों को पसंद आती है ना। लेकिन डिसलाइक करने वाले बहुत ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि अगर चोर को चोर कहोगे तो बुरा लगेगा ना, बिल्कुल बुरा लगेगा, उनको भी लगना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं इसको डिसलाइक करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, यानी कि ये मेरी बातें सारे लोगों को अच्छी नहीं लग रही होंगी। हाँ, लेकिन मुझे पता है कि ट्रेनिंग में आज जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि वो सारे के सारे लोग अच्छे हैं। लेकिन ये वीडियो सारे ही अच्छे लोगों तक पहुंचेगी ऐसा मैं नहीं कह सकता, है ना। बहुत सारे लोग कमेंट में गालियां भी मुझे सुनाने वाले हैं, मैं सुनना चाहता हूं। अगर अपने देश के लोगों को सुधारने के लिए, उनको कुछ सच्चाई से अवगत कराने के लिए मुझे 2 4 10 20 गालियां पड़ भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किस तरीके से प्रभाव डालने, आज मैंने बात करी है हवा के बारे में, आज मैंने बात करी है पानी के बारे में, आज मैंने बात करी है खाने के बारे में, आज हमने इन 3 चीजों के बारे में बात करी है। आप मुझे बताइए, जिस तरीके की हवा में हम सांस ले रहे हैं, जिस तरीके के पानी को हम पी रहे हैं, जिस तरीके के खाने को हम खा रहे हैं, क्या ये खा करके हम स्वस्थ रह सकते हैं? वाकई हमें ऐसा लगता है? नहीं लगता, नहीं रह सकते। क्या करना चाहिए? क्या खाना बंद कर दें, हवा में सांस लेना बंद कर दें, पानी पीना बंद कर दें? क्या करें? नहीं कर सकते, मजबूरी है। ऑक्सीजन लेकर के थोड़ी घूम सकते हैं, सिलेंडर मास्क लगा लिया पीछे, या हिमालयों पे चले जाएं, पर्वत पे चले जाएं रहने के लिए? नहीं कर सकते। या अपने घर में ही सारी सब्जियां उगा लें? नहीं कर सकते। क्या करें फिर? ये आरओ लगाने से भी क्या हो जाएगा? आरओ लगाने से जो थोड़े बहुत मिनरल मिल रहे थे वो भी रोक दिए। लेकिन अच्छा है कि कम से कम जो बाहर के बहुत ज्यादा बेकार मिनरल के साथ फॉरेन मटेरियल आ रहे थे, जो केमिकल आ रहे थे, जो गंदगी आ रही थी, वो उसको बचा लिया। तो कम से कम मिनरल बाहर से ले सकते हैं, इसलिए आरओ लगाना अच्छा है, एक ऑप्शन हमें मिलता है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या है आपके दिमाग में, आपको क्या लगता है इस केमिकल से बचने के लिए? ये जो हमारी बॉडी के ऊपर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, ये जो हवा पानी और खाने के माध्यम से जो केमिकल आ रहे हैं, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम हवा भी नहीं छोड़ सकते, पानी भी नहीं छोड़ सकते, खाना भी नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव है तो मुझे कमेंट में डालिए। दोस्तों मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का, करिए आप कमेंट, मैं पढ़ना चाहता हूं आपके कमेंट को, और मैं आपके कमेंट के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। आप बताइए मुझे आपके पास क्या अल्टरनेट है।
ओके, आप कोई अलग से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। आरती जी का मैसेज आया है। शिव कुमार कह रहे हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और कोई? फटाफट करिए फटाफट, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। और कोई? ठीक है दोस्तों, ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि हमें इसके बारे में नहीं पता कि क्या करना चाहिए। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप बताइए। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये केमिकल पॉल्यूशन जो हवा पानी और खाने के माध्यम से हमारी बॉडी में आ रहे हैं, इनसे हमारी बॉडी के ऊपर ओके अजय जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ा है। तो इनके माध्यम से हमारी बॉडी में क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं। दोस्तों साइंस कुछ कह रही है इसके बारे में। साइंस कहती है ये जो केमिकल पॉल्यूशन हमारी बॉडी में आ रहे हैं, हम इसको टॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं। टॉक्सिन्स मीन्स जहर, विषैले तत्व या विष हमारी बॉडी के जो अंदर आ रहा है। अगर हमारी उम्र 20 से 40 साल के बीच में है और हम केवल अपने घर का खाना खाते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों के ऊपर, केवल अपने घर का खाना खाते हैं, बाहर की कुछ भी चीजें नहीं छूते हैं, तब भी हमारी बॉडी में ये टॉक्सिन्स का लेवल हमारी बॉडी के टोटल वेट का 10% तक हो सकता है। ध्यान से सुना आपने, हमारी बॉडी के टोटल वेट का 10% तक हो सकता है। यानी कि अगर हमारी बॉडी का वजन 50 किलो है तो ये केमिकल्स 5 किलो तक हमारी बॉडी में हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी का वजन 60 किलो है तो लगभग ये 6 किलो तक हो सकते हैं। हमारी बॉडी का वजन 70 किलो है तो 7 किलो तक हो सकते हैं, 80 किलो है तो 8 किलो तक हो सकते हैं। अगर इससे भी ज्यादा वजन कोई लिए बैठे हैं तो आपको मुबारक हो, आप उतना ही ज्यादा केमिकल अपनी बॉडी में कैरी करके घूम रहे हैं। अब ये केमिकल पॉल्यूशन हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, क्या नुकसान कर रहे हैं? दोस्तों केमिकल अंदर जाएंगे, अंदर जाकर के अपनी अपनी जगह बताएंगे, है ना। जैसे हमने अपने घर में झाड़ू लगाई और गंदगी को एक कोने में इकट्ठा कर दिया और लगातार इकट्ठा करते रहे। सॉरी दोस्तों, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो बाल वाल तो कटे नहीं है, है ना। अब ये बार बार सर के ऊपर से घूम फिर करके आंखों में आ जाते हैं। क्या करें, कोरोना वायरस देखना पड़ेगा। बाहर गए तो पुलिस वाले सुझा देंगे। हाँ, क्या सुझा देंगे वो समझ गए आप। तो काफी लोग हंस रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे, देखो इस सुझाने के चक्कर में मैं भूल गया क्या बात कर रहा था। याद है मुझे क्या बात कर रहा था। तो ये हमारी बॉडी के ऊपर कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, ये गंदगी कैसे प्रभाव डाल रही है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने घर में झाड़ू लगाई, ओके, हमने घर में झाड़ू लगाई और गंदगी इकट्ठा करके एक कोने में डाल दी। और जब गंदगी इकट्ठा करके एक कोने में डाल दी और रोज डाल रहे हैं, 1 साल तक रोज डाली हमने, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, गंदगी को इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा एक दिन, मुझे बताइए आप। हो सकता है उस गंदगी से स्मेल आनी शुरू हो जाए, हो सकता है उस गंदगी के अंदर छोटे छोटे कीड़े पड़ जाएं, जो आपने देखा होगा। हो सकता है वो कीड़े हमारे पूरे घर में घूमना शुरू कर दें, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। और आपने महसूस किया होगा जब बहुत दिनों तक आप गंदगी को नहीं उठाते, आपके डस्टबिन में भी कीड़े हो जाते हैं, 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक नहीं उठाते, है ना, बिल्कुल हो जाते हैं। तो क्या होगा इस बॉडी के अंदर, कीड़े लग जाएंगे, बैड स्मेल आने लगेगी, बिल्कुल। क्या कर सकते हैं हम, 2 रास्ते हैं। अगर हमने अपने घर में कहीं कूड़ा इकट्ठा किया है और उस कूड़े में से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, 2 रास्ते हैं उस बदबू को खत्म करने के। पहला, एक बढ़िया सा रूम फ्रेशनर लाइए, एक बढ़िया सा डियो लाइए, एक बढ़िया सा परफ्यूम लाइए और उसके ऊपर
छिड़क दीजिए। तो क्या होगा, बदबू तुरंत बंद। पूरे घर में मार दीजिए, बदबू तुरंत बंद। लेकिन कितनी देर तक? 10 मिनट? नहीं नहीं, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे वाले भी हैं कोई, 5 घंटे, 10 घंटे? नहीं। क्या होगा उसके बाद? वो फ्रेग्रेंस खत्म हो जाएगी, दोबारा से हमें स्प्रे करना पड़ेगा। दूसरा तरीका, उस गंदगी को उठा करके बाहर फेंक दें। जी आरती जी, उस गंदगी को उठा करके बाहर फेंक दें। तो क्या होगा, कुछ समय तक तो आपको लगेगा कि आपने गंदगी को उठा करके बाहर फेंक दिया, लेकिन जब आप पूरी तरीके से सफाई कर देंगे तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। वहां से कोई स्मेल नहीं आने वाली, कोई कीड़े नहीं आने वाले। आप दोस्तों कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहेंगे? रूम फ्रेशनर मारना या गंदगी को उठा करके बाहर फेंकना? अगर रूम फ्रेशनर आप मारना चाहते हैं तो मुबारक हो आपको, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप गंदगी को उठा करके बाहर फेंकना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके मतलब की है, आज की ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि हमारी बॉडी में वो गंदगी इकट्ठा होती है तो एसिड बनता है, गैस बनता है, कॉन्स्टिपेशन बनता है। बहुत सारे लोग उसके लिए मेडिकल स्टोर जाते हैं, दवाइयां लेकर के आते हैं। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जो आपका मन करे या जो डॉक्टर रिकमेंड करे, मैं उसके ऊपर नहीं जाता क्योंकि वो मेरा सेगमेंट ही नहीं। ठीक है, तुरंत आराम के लिए गैस बन रही है बहुत बुरी, तुरंत आराम के लिए तो ठीक है, आप लेकर के आए, आपने खाया। लेकिन मेरा तो सब्जेक्ट ये है कि गैस बनी ही क्यों। मेरा तो सब्जेक्ट ये है कि एसिडिटी बन ही क्यों रही है। मेरा तो ये सब्जेक्ट है कि अल्सर बन ही क्यों रहा है। जी दोस्तों, वो केमिकल अगर सिर्फ हमारी आंतों तक पड़े रहेंगे तो गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, कॉन्स्टिपेशन बनेगा, अल्सर बनेगा। सुना ना, मुंह में छाले हो जाते हैं। मैं कुछ भी खाता हूं, पकवान खाता हूं, कुछ भी बाहर चीजें खाता हूं, मुंह में छाले हो जाते हैं, अंदर से जलन होनी शुरू हो जाती है। रात को खट्टी खट्टी डकारें आती है, रात को सो नहीं पाता, बार बार मुंह से पी पा रहा है, मुंह से पानी पानी निकल रहा है। बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है, मुंह से पानी निकलता रहता है, राल बहती रहती है। अगर ये टॉक्सिन्स केवल यहीं तक पड़े रहे तो इस तरीके की बीमारियां पैदा करेंगे। और कहते हैं, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि 90% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। दोस्तों, उन्होंने पेट का मतलब स्टमक नहीं बोला, पेट का मतलब क्या बोला है? इंटेस्टाइन बोला है, क्योंकि स्टमक तो एक मुट्ठी के बराबर होता है। उन्होंने इंटेस्टाइन बोला है। हमारी बॉडी में 2 तरीके की इंटेस्टाइन होते हैं जिनको हम आंतें बोलते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हो सकता है आज तक आपका ये सब्जेक्ट ना रहा हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी सुन रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी ट्रेनिंग ले रहे हो जिनका ये सब्जेक्ट रहा हो। अगर आपका सब्जेक्ट रहा है तो आपको याद आ जाएगा दोबारा से, और सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आपको समझ आ जाएगा। हमारी बॉडी में 2 तरीके की आंतें होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। आंत हमारा जो खाना हम दांतों से चबाते हैं, दांतों से चबाने के बाद वो फूड पाइप के माध्यम से जाकर के स्टमक में पहुंचता है। उसमें कुछ एंजाइम्स मिलते हैं, एंजाइम्स तो मुंह के अंदर भी मिलते हैं, बाकी स्टमक में मिलते हैं, और वो छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत को केवल छोटी आंत बोला जाता है, लेकिन छोटी आंत होती नहीं है। वो दिखने में बड़ी आंत से भी ज्यादा बड़ी है, होती भी है बड़ी। उसकी लंबाई हमारी बॉडी की टोटल लंबाई की लगभग 4 से 4.5 गुना होती है, यानी कि लगभग 22 से 26 फीट लंबी। 22 से 26 फीट लंबी, यस दोस्तों, 22 से 26 फीट लंबी। वो 22 से 26 फीट लंबी में जो आंत है उसमें खाना जाता है, पार्टिकल्स में टूट करके जाता है, और वहां से खाना एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, हमारी खून की नलिकाओं में चला जाता है, बाद में अलग अलग ऑर्गन को चला जाता है, अलग अलग सेल्स को खाना मिल जाता है। लेकिन साथ ही साथ खाने के साथ तो केमिकल्स भी जा रहे हैं, पॉल्यूशंस भी जा रहे हैं, वो भी तो अंदर जा रहे हैं, वो उन आंतों में जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं। साइंस ने बोला है कि लगभग 10% तक ये टॉक्सिन्स हो सकते हैं, यानी कि हम अपनी इस छोटी आंत में लगभग 10% तक अपना वजन उठाए फिर रहे हैं।
आपकी बॉडी का वेट अगर 60 किलो है तो मैंने अभी बताया लगभग 6 किलो टॉक्सिन्स हम अपने पेट में उठाए फिर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आज से 30, 40, 50 साल पहले 100 में से एक व्यक्ति के बड़े पेट हुआ करते थे। आज 100 में से वो 1 या 2 व्यक्ति बचे हुए हैं जिनके पेट नहीं है। ज्यादातर लोगों के पेट बाहर आ रहे हैं। क्या आज ही कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे पेट बाहर आ रहे हैं? नहीं दोस्तों, वो केमिकल्स हैं जो पेट में जाकर के इकट्ठा हो गए हैं। इसके अलावा अगर ये टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, क्योंकि जब आपने देखा होगा जैसे आप चाय छानते हैं, आजकल तो सभी को अनुभव है, मैंने भी चाय बनानी सीखी है अभी, है ना। पहले तो अच्छा नहीं बना पाता था, लेकिन आजकल वाइफ बोलने लगी है कि थोड़ा थोड़ा ठीक बनाने लगे हो, है ना। तो हाँ, आपने भी सीखी है, मुझे पता है। अच्छा, हंस भी रहे हो, मजबूरी में सीखी है, कोई बात नहीं है। तो जब आपने अक्सर चाय छानी होगी, क्योंकि मैंने अभी ये प्रैक्टिकल करा है। ओके, साहब सिंह जी कह रहे हैं चाय पिला दो। यार अभी ट्रेनिंग ही ले लो, बाद में चाय पी लेना, है ना। लेकिन चाय का नाम आपने ले दिया, मुझे चाय की याद आने लगी। अब मैं बीच में चाय पीने चला जाऊंगा तो ट्रेनिंग बीच में रुक जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं इसको, बाद में चाय पीते हैं, मैं भी और आप भी। इस ट्रेनिंग के बाद हम दोनों चाय पियेंगे, पक्का? ओके। तो मैंने अभी अनुभव किया है कि जब चाय को उस बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं, यानी कि गिलास वगैरह में, कप वगैरह में डालते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि पत्ती उस चाय की छन्नी के अंदर भर जाती है, और फिर भी आप डालते रहते हैं तो चाय छलक करके बाहर आ जाती है। आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्या बात बताने लग रहे हैं आज, देखो कहां हमारा समय खराब कर रहे हैं। अरे ये तो सबको ही पता है, जब चाय की पत्ती भर जाएगी तो चाय बाहर आ जाएगी। जब सबको ही पता है तो लोग सोचते क्यों नहीं इसके बारे में? क्या करना चाहिए? 2 रास्ते हैं। क्या? चाय को बिना छाने हुए कप में डालना है, चाय की पत्ती उसमें भर गई, बिना छाने हुए कप में डालना है, या उस चाय की पत्ती को निकाल के फेंक दें। दोस्तों 99% लोग उस चाय को बिना छाने यूज करना शुरू कर देते हैं, 1% लोग उस चाय की पत्ती को बाहर फेंकते हैं। यानी कि 99% लोग जो हाथों में भरा हुआ है ना कचरा, उसके बाद भी खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। लेकिन 1% लोग कहते हैं जो खाया हुआ है भैया पहले उसको तो निकाल लो। सोचो थोड़ी देर के लिए, आपने पूरे दिन में जो खाया, हाँ हाँ मुझे पता है आपने 2 बार खाया है दिन में, तो 2 बार का खाना अगर बॉडी से बाहर ना आए तो दिक्कत हो सकती है, या 2 दिन आपकी बॉडी से बाहर ना आए तो दिक्कत हो सकती है। वो केमिकल हमारी बॉडी में सालों से पड़े हुए हैं, तो दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल दिक्कत होगी। अब वो केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। बिल्कुल बेहतरीन सेशन चल रहा है हमारा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। देखो इधर उधर मत देखो, आप यहीं देखो। अच्छा, चाय के लिए बोल रहे हैं घर पे? हाँ घर पे बैठे हैं ना, तो चाय तो पी सकते हैं, है ना। देखो चाय पियोगे तो डिस्टर्ब हो गए आप, क्योंकि ध्यान हटेगा। तो अब मैं क्या बोल रहा था, चलो अब मैं क्या बोल रहा था, अच्छा 2 बार पूछ लिया। चलो अब कैसे निकालना है केमिकल बाहर, और अंदर जा रहा है तो क्या प्रभाव डाल रहा है? ब्लड स्ट्रीम में अंदर चला गया, अगर जॉइंट्स में जाकर के इकट्ठा होगा तो जोड़ों का दर्द हो जाएगा, जिसको हम गठिया पाए बोलते हैं। गॉल ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा होगा तो पथरी बन गई, कहते हैं पित्त की थैली में पथरी आ गई। किडनी में जाकर के इकट्ठा होगा तो गुर्दों में पथरी बनेगी जी। कहीं और जाकर के इकट्ठा होगा, लीवर के ऊपर जाकर के इकट्ठा होगा तो फैटी लीवर हो जाएगा। नसों के अंदर जाकर के इकट्ठा हो जाएगा तो ब्लॉकेज आ जाएगा, बाईपास वाईपास इस तरीके की चीजें आ जाएंगी। ब्रेन के अंदर जाकर के इकट्ठा होगा तो माइग्रेन होगा। जी हाँ दोस्तों, ये टॉक्सिन्स ही तो है। लोग कहते हैं जी वो जो गॉल ब्लैडर है, वो जो डक्ट है, उसका मुंह तो बड़ा छोटा होता है, लेकिन फिर 10 mm 15 mm 20 mm की पथरी उसके अंदर कहां से आ गई? दोस्तों पथरी जाती नहीं है, बनती है। ये जो केमिकल पॉल्यूशन, ये जो छोटे छोटे कण है ना टॉक्सिन्स के, ये जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं जो पथरी बन जाती है, और ये इकट्ठा हो जाते हैं जो ब्लॉकेज आ जाता है। इसको निकालने के लिए
केवल एक ही रास्ता है कि आप इस गंदगी को निकाल करके बाहर फेंक दें। कैसे निकलेगी ये गंदगी? अच्छा, कुछ आइडिया लेते हैं आपसे, कैसे निकलेगी। जैसे हमारी नाली ब्लॉक हो जाती है सिंक की, है ना, वो नली ब्लॉक होगी तो हम उसमें एसिड डाल देते हैं, तेजाब डाल देते हैं। इस बॉडी में भी डाल दें क्या? चल जाएगा अंदर से? बिल्कुल। तो क्या करें फिर? तो हम क्या करते हैं, वो पाइप जब ब्लॉक हो जाता है तो उसे निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। एसिड नहीं डालते तो दूसरा पाइप लगा लें। तो हम भी अपने हाथों को निकाल के फेंक दें, दूसरी लगवा लें? नहीं लगवा सकते। अच्छा, क्या कर सकते हैं फिर? अच्छा, साल के साल जैसे घर की सफाई करते हैं, होली दीपावली, तो उसको हाथों को बढ़िया तरीके से बाहर निकालें, अच्छे तरीके से घिस घिस करके साबुन लगा के अच्छे तरीके से धोएं और सुखाएं और फिर दोबारा फिट करा लें। केमिकल पॉल्यूशन निकल जाएंगे। नहीं कर सकते? फिर क्या करें? जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी मदद कर सकता हूं इस चीज में कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, प्रकृति को भी पता था कि ह्यूमन बॉडी में ओके आरती जी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि केमिकल्स खाने में आने बंद हो जाएं, और प्रैक्टिकल पॉसिबल हो भी जाए तो लोगों की मानसिकता को कौन ठीक करेगा? जो केमिकल से दूध बना रहे हैं, जो ऑक्सोटॉक्सिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं, उस मानसिकता को कौन ठीक करेगा? उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। हम बात कर रहे थे किसके बारे में? प्रकृति के बारे में। बिल्कुल, आप सभी लोग एक्टिवली हैं मेरे साथ और सभी लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। हम प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। प्रकृति को पता था कि ये ह्यूमन बॉडी धीरे धीरे गंदी होगी, और गंदी होगी तो इसकी सफाई की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने क्या कभी किसी पौधे को नहाते हुए देखा है? नहीं देखा। लेकिन वो भी तो इसी पॉल्यूशन में खड़ा हुआ है भाई, वो भी तो इसी हवा में है, वो भी तो सांस ले रहा है, उसके अंदर भी तो सेल्स हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे ह्यूमन सेल्स है ऐसे ही प्लांट सेल्स भी होता है, ऐसे एनिमल सेल्स भी होता है, वो भी तो सांस ले रहा है। लेकिन फिर भी वो अंदर से साफ है। आपने अक्सर देखा होगा पौधे को, जब आपने थोड़ा सा कट लगाया, लेकिन काटना नहीं चाहिए पौधे को, लेकिन बाय द वे कट लगा दिया हो या लगा हुआ देखा हो आपने, कहीं रोड गुजर रही है और वहां पौधे कट रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वो पौधा तो अंदर से साफ है, उसमें तो कोई केमिकल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकृति ने सभी पौधे के अंदर, सभी प्लांट्स के अंदर ये क्षमता दी है कि वो अपनी खुद की सफाई कर सकें। उसके लिए उनमें दो तत्व होते हैं, दो एजेंट होते हैं। ये दो एजेंट क्या हैं, ये ध्यान से समझने वाली बात है। एक होता है लिग्निन और एक होता है सपोनिन। ये लिग्निन और सपोनिन है क्या? ये लिग्निन, इसको दुनिया का फास्टेस्ट बायोलॉजिकल कैरियर माना गया है। इसके बारे में बताया गया कि दुनिया का फास्टेस्ट बायोलॉजिकल कैरियर है। और सपोनिन क्या है? ये एक वेजिटेबल सोप है, एक प्राकृतिक साबुन। जो अक्सर आपने देखा होगा जब आप लौकी को काटते हैं तो उसके अंदर से पीप निकलता है, कुछ एक तरल पदार्थ निकलता है। आप खीरा को काटते हैं तो उसमें एक तरल पदार्थ निकलता है। आपने बहुत सारी सब्जियों में देखा होगा, बहुत सारे फलों में देखा होगा, तरल पदार्थ निकलता है, आम में भी निकलता है, बहुत सारी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि वो सपोनिन है उनकी सफाई करने के लिए। वो पौधों की सफाई तो कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आपको रॉ फूड खाने चाहिए, आपको रॉ फल खाने चाहिए, है ना, जूस नहीं पीना चाहिए। जैसे एप्पल आपको रॉ ही खाना चाहिए, है ना, आपको आम रॉ ही खाना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर्स जा रहे हैं, साथ में वो लिग्निन सपोनिन भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में जा रहा है, कुछ कुछ सफाई कर सकता है। अगर आप डेली 4-6 फल खाते रहे हैं तो डेली आपकी बॉडी में जो गंदगी जा रही है उसका कुछ परसेंटेज, 5%, 10%, वो साफ हो सकता है। इसलिए ज्यादातर लोगों को रॉ फल जरूर खाने चाहिए। रॉ सब्जियां आप, इसलिए बोला जाता है कि सलाद में खीरा, आप सलाद में प्याज जरूर लें, चुकंदर वगैरह भी ले सकते हैं, है ना, टमाटर भी ले सकते हैं। लेकिन ले कौन सकता है दोस्तों? जिसकी इनकम बहुत अच्छी हो। मुझे पता है ज्यादातर लोगों के घर में 2 समय सब्जी नहीं बनती,
दोस्तों इस कंपनी में काम करने से पहले मेरे घर में भी 2 समय सब्जी नहीं बनती थी, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक समय जो सब्जी बन रही है उस समय भी चटनी बनती थी। चटनी आप सभी जानते हैं जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन आजकल तो शहर के लोग भी जानते हैं चटनी के बारे में। लेकिन अभी 2 समय सब्जी बनती है, अभी सलाद वगैरह भी होती है ना। लेकिन ज्यादातर दोस्तों मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि नेटवर्क जाने की वजह से ये इसका जो है सिग्नल चला गया, और जिसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग बीच में रुक रही है। जस्ट 1 सेकेंड के लिए मैं अपनी इस ट्रेनिंग को रोकूंगा। दोस्तों आज मीटिंग का हमारा सेकंड डे है, और जैसे कि हमने कल बात करी थी, क्योंकि कल नेटवर्क जाने की वजह से हमारी बात बीच में ही रह गई थी, हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने किन किन बारे में बात करी है। कल हमने बात करी थी कि हम लोगों को किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है, किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है। जब हम एक अच्छा खाना खा रहे हैं, हम अपनी बॉडी का हमेशा केयर रख रहे हैं, तो हमें आउटसोर्सिंग करने की जरूरत क्यों है, बाहर से कोई सामान लेने की जरूरत क्यों है। फिर हमने उसके बाद बात करी कि हमारी बॉडी में 3 चीजें ऐसी जाती हैं जिनसे हमारा ये शरीर बनता है, उनको कहते हैं हवा, पानी और खाना। 3 बेसिक जरूरतें। हवा कैसी है, कल हमने उसके बारे में बात करी कि पॉल्यूटेड हो चुकी है। पानी कैसा है, पॉल्यूटेड हो चुका है। खाना कैसा है ना, उसमें भी केमिकल्स आ चुके हैं, लोगों ने अपनी मर्जी के हिसाब से उसको भी खराब कर दिया है। ये तीनों के तीनों हमारी बॉडी में जा रहे हैं, तो ये टॉक्सिन्स के रूप में हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहे हैं, और साइंस ये बोल रही है कि लगभग 10% हमारी बॉडी का जो टोटल वेट है उसमें टॉक्सिन्स हो सकते हैं। यानी कि अगर हमारा 50 किलो वजन है तो लगभग 5 किलो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हो सकते हैं। 60 किलो वजन है तो लगभग 6 किलो टॉक्सिन्स हो सकते हैं। 70 किलो वजन है तो लगभग 7 किलो टॉक्सिन्स हो सकते हैं, है ना। मैंने कल ये भी बताया आपको कि टॉक्सिन्स अगर हमारी बॉडी में पड़े रहेंगे तो क्या करेंगे, एसिडिटी बनाएंगे, कॉन्स्टिपेशन बनाएंगे, अल्सर, इस तरीके की चीजें होंगी, है ना, वो बहुत बुरी तरीके से हमारी बॉडी में फैलेंगी। कल मैंने ये भी बताया कि अगर ये टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर फैल जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, उसके बाद हमारा जॉइंट्स में जाएंगे तो जॉइंट पेन बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में चले जाएंगे, किडनी में चले जाएंगे तो किडनी स्टोन हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में चले जाएंगे तो गॉल ब्लैडर का स्टोन होने की समस्या है ना। इस तरीके की चीजें हमारी बॉडी में पनपनी शुरू हो जाती हैं। कल हम लोगों ने इनके बारे में बात करा। कल हमने साथ ही साथ इसके बारे में भी बात करा कि अगर ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो इनको हम कैसे साफ कर सकते हैं, कैसे बाहर निकाल सकते हैं। कल हमने बात करा कि क्या कोई केमिकल ऐसा है जो बॉडी से इनको बाहर निकाल दे, नहीं, केमिकल से नहीं निकाल सकते। फिर हमने बात करी कि ये पेड़ पौधे जो होते हैं ये अपनी सफाई कैसे करते हैं, उनके अंदर लिग्निन सपोनिन होता है, हमने इसके बारे में भी बात करी। आज हम बात करते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी की सफाई कैसे हो सकती है, क्योंकि हमने कल बात करी थी कि प्रकृति में इस तरीके की चीजें हैं कि जो ह्यूमन बॉडी की सफाई कर सकती हैं, है ना। दोस्तों 2200 यूनिवर्सिटी में रिसर्च होने के बाद 2200 यूनिवर्सिटी में रिसर्च होने के बाद ये पता चला कि प्रकृति में एक ऐसा पौधा भी है जो अपनी सफाई के साथ साथ ह्यूमन बॉडी की सफाई भी कर सकता है। उसमें इतनी मात्रा में लिग्निन और सपोनिन होता है, और 2200 यूनिवर्सिटी में रिसर्च होने के बाद पता चला कि उस पौधे का नाम है एलोवेरा, जिसको हम ग्वारपाठा, ग्वारगंदल, केतकी, मुसब्बर, घृत कुमारी, कोरपट, घी गवार, अलग अलग नामों से जानते हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा उसके नाम हैं जिन नामों से लोग उनको जानते हैं। दोस्तों जस्ट 1 सेकेंड। दोस्तों कुछ लोग दुहाई दे रहे हैं नेटवर्क की, कुछ लोग दुहाई दे रहे हैं कि कनेक्ट नहीं हो पाया, कुछ लोग दुहाई दे रहे हैं समय की कि रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया था, है ना। लेकिन क्या करें अब, है ना, रूल इज रूल, हमें तो आगे चलना पड़ेगा, है ना, हम अपनी गाड़ी को वापस नहीं घुमा सकते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो मैं क्या बात कर रहा था, आप मुझे बताएंगे? अच्छा नहीं बताएंगे आप सभी के माइक बंद है। वेरी गुड। चलिए, मैं बात कर रहा था कि प्रकृति ने जो एक पौधा दिया है जिसको हम ग्वारपाठा, घी ग्वार, ग्वार गंदल के नाम से जानते हैं और जिसके लगभग 100 से ज्यादा नाम है। तकरीबन 5000 साल पुराना इसका इतिहास रहा है। 5000 सालों से जाना जाता रहा है। आयुर्वेद में इसका वर्णन है, इसका बाइबल में इसका वर्णन है। इसके अलावा बहुत ज्यादा, मतलब इतिहास में बहुत अच्छे तरीके से इसको जाना जाता रहा है। ओके, अजय 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 वर्मा जी, आप हैंड रेज कर रहे हैं। ओके, मैं पूछ लेता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। अजय वर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय वर्मा जी, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, है ना? ठीक है, हम आगे चलते हैं। काफी इसका इतिहास में वर्णन रहा है और इसको कहा जाता है कि पहले जमाने में लोग दर्द के लिए इसके लड्डू बना करके खाते थे। स्किन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, है ना? इसका लोग हलवा भी बना करके खाते थे। बहुत ज्यादा इसका वर्णन है। और कहते हैं कि इतिहास में ऐसा भी लिखा हुआ है कि एक बार सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान ने एक बार लड़ाई लड़ी थी एलोवेरा के ऊपर। क्योंकि पहले जमाने में दोस्तों बंदूक, तोप, इस तरीके की चीजें नहीं हुआ करती थी, तो भाले और तलवार का ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता था। तो जब उनके सैनिक बार बार घायल होते थे तो एक युद्ध के दौरान उनको पता चला कि एक ऐसा द्वीप है, एक ऐसा टापू है जिसमें एलोवेरा की खेती होती है और एलोवेरा को घाव के ऊपर लगाने से उसकी रिकवरी 4 से 10 गुना तक ज्यादा बढ़ गई थी। तो यानी कि जो जो सैनिक जो 10 दिन में ठीक हो रहे हैं वो 1-2 दिन में ठीक होने लगे। तो उन्होंने एक एक स्पेशल लड़ाई सिर्फ एलोवेरा के लिए लड़ी गई। ये इतिहास में वर्णन है कि एलोवेरा के लिए लोगों ने लड़ाई तक की लड़ी है ना? और इसके बाद चलते हैं तो पता चलता है कि मिस्र में जो मम्मीज, जो कहते हैं डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर जो एक लेप लगाया जाता है, उसका मुख्य लेप जो होता है वो एलोवेरा होता है। अब सोच के देखिए, एक एलोवेरा जो डेड बॉडी को सड़ने गलने से बचा सकता है, मृत शरीर को, मृत कोशिकाओं को सड़ने गलने से बचा सकता है, तो वो जिंदा लाइव सेल्स में क्या कर सकता है, क्या मिरेकल कर सकता है। हम उसको इस्तेमाल करें तो कितना फायदा दे सकता है। यानी कि अगर हीलिंग के लिए उसको इस्तेमाल करा गया तो इसका मतलब एलोवेरा हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, हीलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। इसके अलावा इतिहास में वर्णन है कि एक महारानी हुई है क्लियोपेट्रा। मैं तो कभी मिला नहीं हूँ, हो सकता है आप भी ना मिले हों, है ना? लेकिन उसके बारे में ये बोला जाता है कि वो लगभग 48-50 साल की उम्र में भी 17-18 साल की दिखा करती थी। जब उनसे पूछा गया, उनकी बायोग्राफी में ऐसा मिला है कि वो रोजाना एलोवेरा से नहाती थी और केवल एलोवेरा पीती थी, जिनकी वजह से वो हमेशा यंग बनी हुई रहती थी। विश्व विश्व सुंदरी का उनको अवार्ड मिला था, विश्व सुंदरी का दर्जा उनको था, है ना? इसके अलावा बायोग्राफी में लिखा है महात्मा गांधी, आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है, उनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली हुई है। उन्होंने बताया कि जब वो साउथ अफ्रीका में अपनी किसी पढ़ाई के लिए गए थे तो वहां उनको जो है एलोवेरा के बारे में पता चला और उन्होंने वहां से एलोवेरा का सेवन करना शुरू करा। और लोगों ने जब उनसे पूछा कि बापूजी आप एक बात बताइए, आप बहुत लंबे लंबे अनशन करते हैं और अनशन में क्या होता है कि अन्न छोड़ना पड़ता है, और जब अन्न आदमी छोड़ देता है कुछ दिन के लिए तो आप महसूस करेंगे कि वो कमजोर हो जाता है और उस पे कुछ दिन के बाद हिला चला भी नहीं जाता। लेकिन उसके बावजूद लंबे लंबे अनशन करने के बाद जब महात्मा गांधी जी जो जब जब चलते थे तो उनकी गति सबसे ज्यादा तेज होती थी। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि साधारण भोजन, उच्च विचार और नियमित रूप से एलोवेरा का सेवन। ऐसा उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि वो रोजाना एलोवेरा का सेवन करते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी रहती थी। यानी कि इतिहास में ये भी प्रूव हो गया कि एलोवेरा घाव या चोट वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, हील करने में बहुत अच्छा काम करता है। इतिहास ने ये भी बता दिया कि एलोवेरा सेल्स के गलन सड़न में भी हेल्प करता है, तो लाइव सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। इतिहास ने ये भी बता दिया अगर सुंदर दिखने के लिए इसको इस्तेमाल करा जाए तो सुंदर भी दिखा जा सकता है। और इतिहास ने ये भी बता दिया अगर एनर्जी को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाए तो एनर्जी भी इससे बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ जाती है। अब मॉडर्न स्टडीज क्या है एलोवेरा के ऊपर, साइंस क्या कह रही है, मॉडर्न स्टडीज को भी हमें देखना पड़ेगा।
मॉडर्न स्टडीज ये कह रही हैं कि एलोवेरा के अंदर 275 न्यूट्रिएंट होते हैं, 275 पोषक तत्व। और दोस्तों ये 275 पोषक तत्व अगर नेचुरल मात्रा में आपको लेने हैं तो तकरीबन 56 प्रकार का भोजन आपको आपकी थाली में चाहिए। कितने लोग खा पा रहे हैं 56 प्रकार का भोजन? केवल भगवान को ही भोग लगता है 56 प्रकार के भोजन का। और दोस्तों अगर भगवान भी खाने लगे ना तो शायद वो भोग लगना भी बंद हो जाए, है ना। हमारे घर पे 1-2 प्रकार का खाना बनने में बड़ी कष्ट होता है या दिक्कत होती है या दिक्कत महसूस होती है, तो 56 प्रकार का भोजन बन पाएगा क्या? शायद नहीं बन पाएगा। और जब नहीं बनेगा तो वो 275 जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को पोषक तत्व मिलने चाहिए तो शायद नहीं मिल पाएंगे। लेकिन स्टडीज के बाद पता चला है कि केवल एलोवेरा में 275 न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, 275 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें कि 12 प्रकार के विटामिन होते हैं। जैसे विटामिन ए जो आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है, विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स खाने को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमारे ब्लड के सिंथेसाइज के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है। विटामिन ई हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है, साथ में हमारी स्किन को भी और फैट सोल्यूबल विटामिन को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और ऐसे बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। इसके बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, जिस दिन हम पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या है, एंजाइम्स क्या होते हैं, है ना, कौन से विटामिन खाने से हमारी बॉडी में क्या फायदा मिलता है, कौन से मिनरल खाने से हमारी बॉडी में क्या फायदा मिलता है, या कौन सा विटामिन मिनरल कम होने से कौन सा नुकसान होता है या बॉडी में बीमारी आती है। इसके बारे में हम किसी दिन और इसकी क्लास रखेंगे, लेकिन आज हम एलोवेरा के बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। तो 2200 यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके बताया कि पूरी दुनिया में एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर इतनी बड़ी मात्रा में लिग्निन और सपोनिन होता है कि अगर नियमित रूप से उसका सेवन करा जाए तो वो बॉडी में जाकर के जो जमा हुआ टॉक्सिन्स है, जो जमा हुआ मैल है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। लिग्निन क्या करता है? फास्टेस्ट बायोलॉजिकल कैरियर है, जैसे कि मैंने कल बताया था। वो अंदर जाकर के पेनिट्रेट कर जाता है। और सपोनिन क्या है? वेजिटेबल सोप, प्राकृतिक साबुन, वो जाकर के अंदर मैल को फुला देता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब सर्फ में कपड़े भिगोते हैं, अक्सर देखा होगा, आजकल तो जेंट्स भी जानते हैं, कोरोना वायरस में लग रहा है नंबर। अच्छा, मेरा लगा है कि नहीं? मेरा अभी नहीं लगा है, हाँ, लेकिन मैंने चाय बनानी सीख ली है ना। हो सकता है अगर 1 महीना कोरोना वायरस चले तो नंबर लग भी जाए, वैसे मुश्किल है। ओके, तो जब आप सर्फ में कपड़े भिगोते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के लिए आप उनको सोखने के लिए रख देते हैं, ताकि वो सर्फ में कपड़े जाने के बाद मैल फूल जाए। कभी भी आप सर्फ में कपड़ा डुबा करके साफ पानी से निकाल करके नहीं रखते, है ना। तो सर्फ में कपड़ा भिगोते हैं, उसके बाद जब मैल फूल जाता है उसके बाद फिर उसको साफ पानी से निकाल करके तब उसको आप सुखाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उसमें सर्फ में ही पड़ा रहने दें, साफ पानी से निकाले भी ना तब भी मैल नहीं निकलेगा। ऐसे ही एलोवेरा को हमेशा खाली पेट लेना होता है, सुबह और शाम को। सुबह सो करके जब आप उठेंगे तो तब आप इसे खाली पेट ले सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कितना पीना चाहिए, आइडियल डोज क्या है? आइडियल डोज कुछ नहीं है, ये आपकी पॉकेट के ऊपर अलाउ करता है कि आपकी आइडियल डोज क्या होगी। बहुत सारे लोग जूस पीने जाते हैं, वो स्मॉल गिलास लेना पसंद करते हैं। क्यों वो पसंद नहीं करते? उनकी जेब पसंद करती है। स्मॉल लेते हैं, कुछ मीडियम लेते हैं, कुछ लार्ज लेते हैं। तो जो जेब को अलाउ करे, आप चाहे तो एलोवेरा को 50 ml सुबह, 50 ml शाम को ले सकते हैं। आप चाहें तो एलोवेरा को 100 ml सुबह, 100 ml शाम को ले सकते हैं। आप चाहें तो 200 ml सुबह और 200 ml शाम को ले सकते हैं। आप चाहें तो 300 ml सुबह और 300 ml शाम को ले सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन में 1 लीटर भी पी सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एलोवेरा पीने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इतना सारा एलोवेरा कौन पीता है? इतना सारा एलोवेरा और कितने दिन तक पीना पड़ेगा? दोस्तों अभी 3 साल पहले की बात है, एक लेडी इंटरनेशनल मंच पर आई, वो जापान से थी। और जब वो आज से तकरीबन 30 साल पहले डॉक्टर के पास गई, वो फॉरवर में नहीं थी, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने पूछा कि उनकी हेल्थ कंडीशन खराब थी और उनकी बॉडी में कुछ ऐसी डिसीज पनप रही थी जिसकी वजह से वो 3-4 साल 5 साल तक ही जिंदा रह सकती थी। तो डॉक्टर ने बताया आप अगले 5 साल तक जिंदा रह सकते हो।
उन्होंने पूछा कि कोई ऑप्शन है क्या, मैं अपनी उम्र को 5 साल से ज्यादा बढ़ा लूं। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं लिख करके दे सकता हूं कि आपकी उम्र 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। उस समय पर दोस्तों उनको एलोवेरा के प्रोडक्ट, फॉरएवर के एलोवेरा के बारे में पता चला। उन्होंने फॉरएवर का एलोवेरा पीना शुरू किया और आज 30 साल बाद वो फॉरएवर के स्टेज पे खड़े होकर के कहती हैं कि मैं पिछले 30 सालों से, कितने, पिछले 30 सालों से 2 लीटर एलोवेरा रोज पी रही हूं, 2 लीटर एलोवेरा। और वो कहती है मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, अगर एक 5 साल का बच्चा भी है ना, वो भी कम से कम 1 लीटर एलोवेरा रोज पीता है। हमारे घर में पानी कम इस्तेमाल होता है, एलोवेरा ज्यादा इस्तेमाल होता है। और यही कारण है कि आज वो फॉरएवर में ट्रिपल डायमंड मैनेजर है। हो सकता है नए साथियों को नहीं पता हो ट्रिपल डायमंड मैनेजर क्या होता है। हमारे यहाँ अक्सर डायमंड मैनेजर की इनकम लगभग 1 करोड़ के आसपास होती है, डबल डायमंड की इनकम लगभग 2 करोड़ के आसपास होती है और ट्रिपल डायमंड की इनकम लगभग 3 करोड़ के आसपास होती है। दोस्तों साल की बात नहीं कर रहा मैं, महीने की बात कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है अगर मैं साल की भी बात करूंगा तो आप में से ज्यादातर लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए साल का, लेकिन वो महीने में कमाती है इतना। क्यों कमाती है? क्योंकि एलोवेरा को पानी की तरह पीती हैं। आप जितना ज्यादा एलोवेरा पीना शुरू कर दोगे पर डे, उतना ही ज्यादा आपके जेब में पैसा आने लगेगा। हाँ पहले दिन से नहीं आएगा, लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल बाद जब आपका चेहरा बोलने लगेगा कि वाकई आप एलोवेरा हैं, एलोवेरा पीते हैं, तो फिर आएगा। क्योंकि आज तक किसी भी शराबी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने पी रखी है। लोग उल्टा बताते हैं भाई साहब इससे बच जाओ, इन्होंने पी रखी है। तो ऐसे ही जिस दिन लोग आपके बारे में बोल देंगे कि इन्होंने पी रखा है एलोवेरा, उस दिन आपका काम चलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसको आप कितना भी पी सकते हैं, बॉडी में जाकर के उस मैल को फैलाएगा। सुबह आपने खाली पेट इसको पी लिया, पीने के आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद आपको 1-2 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। हाँ मुझे पता आजकल गर्मियां चल रही हैं, तो गर्मियों में आप ठंडा पानी ना पिए, नॉर्मल पानी पिए आप, है ना। ठंडे पानी को आप अवॉइड करें, क्योंकि आप ठंडा पानी पिएंगे तो बॉडी को फिर वो वार्म करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा और उसमें बॉडी की एनर्जी जाएगी, है ना। तो आप ठंडे पानी को अवॉइड करें, नॉर्मल पानी पिए और आधे पौने घंटे बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम शाम को खाना खाने से आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले आप इसको ले सकते हैं, या 2 घंटे पहले भी ले सकते हैं, और आधे घंटे बाद आप इसमें पानी पी करके अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में लगभग 1000 कंपनियां हैं जो एलोवेरा बना रही हैं। अब उन 1000 कंपनियों में हमें किस कंपनी का एलोवेरा लेना चाहिए, किस कंपनी का अच्छा है, किस कंपनी का एलोवेरा हमारी बॉडी में फायदा करेगा, है ना, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में 100 रुपए लीटर से एलोवेरा की शुरुआत होती है और 4400 रुपए लीटर तक एलोवेरा जाता है। यानी कि 100 रुपए से लेकर के 4400 रुपए तक का एलोवेरा है। हमें कौन सा एलोवेरा लेना चाहिए, कौन सा एलोवेरा हमारे लिए फायदेमंद है, ये हमें तय करने के लिए हमें कुछ रिसर्च के ऊपर जाना पड़ेगा, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी अपनी छाया को खट्टी नहीं बताता। अगर आप मेरे से बात करें तो मैं अपनी कंपनी का एलोवेरा बढ़िया बताऊंगा, आप किसी और सेकंड पर्सन से बात करें तो वो अपनी कंपनी का एलोवेरा अच्छा बताएंगे, आप किसी थर्ड पर्सन से बात करें तो वो अपनी कंपनी का अच्छा बताएंगे। यानी कि अगर आप उन 1000 कंपनी के उन 1000 लोगों से मिलें तो हर आदमी अपनी कंपनी के एलोवेरा को अच्छा बताएगा, कोई अपनी कंपनी के एलोवेरा को गलत नहीं बताएगा, मैं भी नहीं बता रहा। लेकिन थोड़ा सा साइंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि साइंस ने जो प्रूव किया है, साइंटिफिक रिसर्च है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने वो सब काम किए हैं जो साइंस ने बोला है। साइंस ने बोला है कि एलोवेरा के ऊपर 2200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी रिसर्च कर चुकी हैं, ठीक है। एलोवेरा के ऊपर लगभग 18,000 लोग डॉक्टरेट की उपाधि ले चुके हैं। डॉक्टरेट की उपाधि लेने का मतलब एलोवेरा का एक फायदा बताया है जो कि प्रूव हुआ है कि हाँ ये एलोवेरा करता है, उसके बाद उसको पीएचडी की डिग्री मिलती है, डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। यानी कि एलोवेरा के 18,000 फायदे प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। एलोवेरा के ऊपर लाखों पेज की वेब हिस्ट्री है, आप इंटरनेट पे चले जाइए,
आप आज पढ़ना शुरू करेंगे, आपका बेटा या आपका पोता जाकर के खत्म करेगा, अरे मेरे दादाजी ने शुरू किया था एलोवेरा के फायदे पढ़ने, चलो आज फाइनली मैं समझ गया जाकर के एलोवेरा के इतने सारे फायदे हैं। इतने सारे वेब पेज पढ़े इंटरनेट के ऊपर, यानी कि पूरी दुनिया का हॉट प्लांट है एलोवेरा। पूरी दुनिया में जितनी रिसर्च एलोवेरा के ऊपर हुई है उतनी रिसर्च किसी पौधे के ऊपर नहीं हुई है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि टीवी में हर तीसरे प्रोडक्ट में एलोवेरा डाला हुआ है, विद एलोवेरा। आपने देखा होगा पहले वो एलोवेरा नहीं डालते थे, पहले एलोवेरा नहीं लिखा होता था उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेकिन आजकल जो है वो एलोवेरा लिखने लगे हैं। बच्चे के डायपर तक एलोवेरा आ गया है, जींस की पैंट में उसमें एलोवेरा आ गया है, शेविंग ब्लेड में एलोवेरा आ गया है, क्योंकि उनको पता है आज के समय का हॉट प्लांट एलोवेरा। अगर सिर्फ एलोवेरा का नाम ही लिख दिया तब भी हमारी सेल 20 से 30 गुना तक बढ़ जा रही है। अब ऐसे में सोच के देखिए कि अगर आपको प्योर एलोवेरा मिल जाए तो कितनी बेहतरीन चीज होगी। अब साइंस क्या कह रही है एलोवेरा के बारे में? साइंस ये कह रही है कि एलोवेरा कोई नया पौधा नहीं है, 5000 साल पुराना इतिहास है इसका, बिल्कुल है। साइंस साथ ही साथ ये भी कह रही है कि केवल एक प्रजाति का एलोवेरा नहीं होता, पूरी दुनिया में एलोवेरा की खोज हुई है तो पता चला है कि 400 प्रजातियां पूरी दुनिया में पाई जाती हैं एलोवेरा की। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि धान की बहुत सारी प्रजातियां हैं, एक धान का चावल 10 रुपए किलो भी बिकता है, एक धान का चावल 100 रुपए किलो भी बिकता है, और एक धान का चावल 1000 रुपए किलो भी बिकता है सब चावल ही, लेकिन उनकी क्वालिटी सबकी अलग अलग है। ऐसे ही 400 प्रजातियां, लेकिन क्वालिटी सबकी अलग अलग है। इनमें से 400 में से 380-85 प्रजातियां जो हैं वो घास फूस के बराबर है। घास फूस हम उनके लिए बोलते हैं जिसमें कोई विशेष गुण नहीं होते, उनको खाएं ना खाएं कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस ट्रेनिंग को सुना है और आप समझ चुके हैं कि एलोवेरा के इतने सारे फायदे हैं, 18,000 लोगों ने फायदे बता करके प्रूव कर दिए, लाखों पेज की वेब हिस्ट्री, और आप इस वीडियो को बीच में ही बंद करके चले गए या इस ट्रेनिंग को बीच में बंद करके चले गए और जाकर के घर में जो गमला लगा हुआ है जाते ही उखाड़ दिया, तो हो सकता है आज आपने गमला उखाड़ा है, कल को गमला आपको ना उखाड़ दे, क्योंकि हो सकता है आपके गमले में जो पौधा लगा हुआ है वो जहरीला हो सकता है। क्या मतलब? एलोवेरा के अंदर 11 प्रजातियां स्लो पॉइजन की कैटेगरी में रखी गई हैं। धीमा जहर। आपने एक दिन खाना शुरू करा, 6 महीने हो गए हो आपको खाते खाते, एक दिन सुबह आपके घर में बच्चे उठा रहे हैं लेकिन आप उठ नहीं रहे हो, वो आपको जगा रहे हैं लेकिन आप जग नहीं रहे हो, वो आपको हिला रहे हैं लेकिन आप हिल नहीं रहे हो। क्यों नहीं उठ रहे हो? क्योंकि आप तो पहले ही उठ चुके हो। क्यों? क्योंकि 6 महीने से वो धीमा धीमा जहर आपकी बॉडी में जा रहा था, एक दिन काम कर दिया उसने अपना। समझ के चल रहे हैं आप? सोच पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं आप? क्या मैं और आप दोनों साइंटिस्ट हैं तो नॉर्मल आंखों से देख करके पहचान लेंगे कौन सा एलोवेरा फायदेमंद है, कौन सा नुकसानदायक है? नहीं, हमें भी लेबोरेटरी में ले जाकर के टेस्ट कराना पड़ेगा। तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं कि माली से मंगा करके पौधा और अगले दिन काट के खाना शुरू कर देते हैं? नुकसानदायक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पता चला आपका जीवन जो है 60 साल का जीवन आपने 6 साल का कर लिया जहरीला पौधा खा खा कर, क्योंकि जहर जाएगा तो कुछ ना कुछ तो रोज मारेगा ना बॉडी में जाकर के, है ना। अब इसमें से 4 प्रजातियां ऐसी हैं जिनको अच्छा माना गया, उनमें सर्वश्रेष्ठ एक प्रजाति है जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। हो सकता है आज पहले दिन आपको ये एलो बार्बाडेंसिस मिलर नाम याद ना रहे, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहा था। जब मैंने काम करना शुरू किया था प्रोडक्ट यूज करने के बाद, तो मैंने अपने ऊपर हाथ पे लिख लिया था एलो बार्बाडेंसिस मिलर, और मैं जब मेट्रो में जाता था तो उसे बार बार निकाल करके पढ़ता था। लोग पूछते थे भैया ये क्या लिख रखा है इतना लंबा चौड़ा नाम? मैंने बोला ये उस पौधे का नाम है जो मुझे 1 लाख रुपए महीना कमा करके देगा। कह रहे पौधा 1 लाख रुपए महीना कमा के देगा? मन की हाँ। कह रहे कैसा पौधा है? मन की चलो तुम्हें भी बताता हूँ। पौधे का नाम ले लेकर के मैंने कई सारी ज्वाइनिंग करवाई है, तो आप भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता था, अब बाद में आकर के याद हुआ है ना। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आज तक भी इसका नाम नहीं ले पाते, वो एलो बार्बाडेंसिस कहते हैं। तो
एलोबार्बाडेंसिस मिलर, एलोवेरा इसका बोटेनिकल नाम है। बार्बाडेंसिस यानी कि बारबाडोस द्वीप है वेस्ट इंडीज में, जहां खोज के बाद पता चला कि वो बेहतरीन प्रजाति ये वाली है जिसमें सबसे ज्यादा गुण पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। और जॉन मिलर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज करी, इसलिए इसका नाम एलोबार्बाडेंसिस मिलर पड़ा। और मुझे लगता है कि ये बारबाडोस शायद हिंदुस्तान में तो नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं एलोवेरा जो पौधा है वो हिंदुस्तानी पौधा है, ये अमेरिका वाले ले गए घोट पीस करके बोतल में पैक करके हमें ही पिला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एलोवेरा का पौधा पूरी दुनिया में पाया जाता है और जो सबसे श्रेष्ठ प्रजाति है वो एलोबार्बाडेंसिस मिलर है, जो बारबाडोस द्वीप में मिली थी और जॉन मिलर उसके साइंटिस्ट थे। इसीलिए आज जो भी नाम लिखता है एलोबार्बाडेंसिस मिलर ही लिखता है। इसमें वो सारे गुण मिले जो एलोवेरा में पाए जाते हैं। ये बॉडी को हील भी कर सकता है, सुंदर भी बना सकता है, 275 न्यूट्रिएंट भी इसमें मिले, सारी चीजें इसमें मिली। लेकिन साइंस ने कुछ और भी बोला है इसके बारे में। जैसा साइंस बोलती गई ऐसा फॉरवर्ड करती गई। साइंस ने बोला है कि इसमें जो जितने सारे गुण हैं उनको आने में कुछ समय लगता है, यानी कि हर फसल का एक मैच्योरिटी टाइम होता है। आजकल गेहूं की फसल चल रही है, आपने देखा होगा कि जब आप गेहूं बोते हैं बोने में और काटने में कुछ समय लगता है। हो सकता है वो समय 5 से 6 महीना हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले दिन आप गेहूं बो करके आए और अगले दिन काट लाए। नहीं नहीं नहीं, 5 से 6 महीने आपने लगातार खाद पानी देना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको काट सकते हैं। आरती जी पूछ रही हैं कि दोबारा से उस प्लांट का नाम बताइए। आरती जी, इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत बार उसका नाम लिया जाएगा, है ना, बेफिक्र रहिए आप, क्योंकि आपको भी हो सकता है वो लाख रुपए महीना कमाना सिखा दे वही प्लांट। तो ऐसे ही एलोवेरा का जो मैच्योरिटी टाइम है वो 2.5 साल से लेकर के 4 साल के बीच में होता है। हाँ जी, बिल्कुल दोस्तों, अगर आप गेहूं काटना चाहते हैं और आपने गेहूं बोए हैं तो आपको 6 महीने तक रुकना पड़ेगा या 5 महीने तक रुकना पड़ेगा। अगर आप 3 महीने में या 2 महीने में काट लेंगे, अजय जी आपने ठीक लिखा है, लेकिन आपने भी मेरी तरह गलती करी है, स्पेलिंग आपने भी ठीक नहीं लिखी। एलोबार्बाडेंसिस मिलर है जिसकी स्पेलिंग मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप 3 महीने में काट लेंगे तो आपको क्या गेहूं मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं मिलेगा कुछ। क्या मिलेगा? हाँ हाँ बोलिए। अच्छा नहीं बोल पा रहे, माइक बंद है। चारा मिलेगा, चारा, है ना, जिसको न्यार भी कहते हैं। कौन खाते हैं उसको? जानवर। कुछ लोग भैंस भी बोलेंगे, कुछ लोग गाय भी बोलेंगे, है ना, अलग अलग नामों से हम जानते हैं। वो चारे को जानवर खाते हैं। हमें क्या चाहिए था? गेहूं। क्या लाए? चारा। क्यों लाए? क्योंकि समय से पहले काट लिया। ऐसे ही दोस्तों एलोवेरा के अंदर ये सारे गुण आने में 2.5 से 4 साल का वक्त लगता है। आपको लगता है कोई भी किसान हिंदुस्तान में एक फसल को 2.5 से 4 साल तक लगा करके रखेगा, जबकि उसका पैसा उसको 6 महीने में भी उतना ही मिलना है जितना 2.5 से 4 साल बाद मिलेगा? लगाएगा वो? आप लगाओगे क्या अपने खेत में? 2.5 साल तक एक पौधे को लगा करके रखिए, लेकिन पैसा उतना ही मिलेगा जितना 6 महीने में मिलने वाला था। लगाओगे आप? नहीं लगाओगे। तो लोग 6 महीने में काट करके तोल के हिसाब से बेच आते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं तोल के हिसाब से। अब चाह रहे थे गेहूं लेना, लेकिन ले आए चारा। अब चारे का रेट अलग है, गेहूं का रेट अलग है। अब आप चाह रहे थे वो एलोवेरा के सारे गुण लेना, लेकिन वो किसी ऐसी कंपनी का ले आए जो वही खरीद रही है, जो 6 महीने में कटा हुआ है। तो क्या ले आए? चारा ही तो आ गया उसमें। आपके मतलब की कोई चीज है क्या? क्या दोनों की क्वालिटी एक हो जाएगी? कभी नहीं होगी। इसके अलावा साइंस ने बोला कि ठीक है जी, आपने 2.5 से 3 साल 4 साल तक ये लगा लिया, मैच्योर कर लिया, ठीक है। इसके अंदर जो पूरी पत्ती होती है
उसमें 3 लेयर होती है, आउटर लीफ, इनर सैफ और इनर जेल। आउटर लीफ जिसमें कांटे कांटे लगे होते हैं, अंदर सैफ एक हरे प्रकार की लेयर होती है, अंदर इनर जेल वो ट्रांसपेरेंट लेयर है। तो ये अंदर जो इनर जेल है ना, इसी में सारे गुण होते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां क्या है, गन्ने की तरह उसको पेल देती हैं। जैसे गन्ने का जूस आपने देखा होगा ना, जब तक वो गन्ने का जो है एक एक कोई अलग अलग ना हो जाए तब तक उसको पेलते रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां इसको गन्ने की तरह पेल देती हैं। तो उसमें क्या होता है, वो आउटर लीफ भी आ जाता है, सैफ भी आता है और इनर जेल भी आ जाता है। राजेश जी आपने भी स्पेलिंग गलत लिखी है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो वो इनर जेल भी आ गया। अब क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, अगर तीनों का कंटेंट 33% लगा लें, तो यानी कि अगर इनर जेल आया तो 33% ही तो आया, फिर भी बाकी 66% तो बाहर की बेकार की चीजें आ गई। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान देती हैं। जैसे अंदर जो सैफ है उसमें एक लैक्सेटिव एजेंट होता है जिससे दस्त लग सकते हैं, जिसको लेटेक्स बोलते हैं। यानी कि ऐसे मान सकते हैं कि जैसे आपने एक जुलाब की गोली खा ली, तो अब क्या होगा, पेट साफ नहीं होगा क्या? होगा। दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार होगा। तो आप सोचेंगे मेरा तो बढ़िया पेट साफ हो रहा है। अरे जुलाब की गोली खाओगे तो पेट साफ नहीं होगा, तो क्या साफ होगा? ऐसे ही बहुत सारे लोग उसको डालते हैं जिसकी वजह से कभी कभी दस्त लग जाते हैं। इसीलिए मजबूरी में उन लोगों को अपनी एलोवेरा जूस की बोतल के ऊपर लिखना पड़ता है इट्स ए आयुर्वेदिक मेडिसिन, जबकि एलोवेरा तो कोई मेडिसिन नहीं होती। एलोवेरा तो एक प्लांट है, एक पौधा है, उसका तो जूस निकाल रहे हैं आप, जूस कैसे मेडिसिन हो जाएगा? एक तरफ आप जूस भी लिख रहे हैं, दूसरी तरफ आप मेडिसिन भी लिख रहे हैं। या तो आप सिरप लिखें, जूस हटाएं उससे, क्योंकि जूस तो हम मेडिकल स्टोर से नहीं खरीदते, जूस तो हम दुकान से खरीदते हैं। तो अब क्योंकि उसमें वो एजेंट पड़ा हुआ है, इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखना पड़ेगा। उसको लिखना पड़ेगा कि डॉक्टर की देखरेख में लें। उनको लिखना पड़ेगा ये कि कृपया बच्चों को ना दें, बुजुर्गों को ना दें, क्योंकि उनकी बॉडी में पहले से पानी कमी रहती है और उल्टा दस्त लग जाएगा तो पानी की और कमी हो जाएगी, है ना? पानी की कमी हो जाएगी तो नुकसानदायक है। उनको मजबूरी में लिखना पड़ता है कि कृपया गर्भवती लेडी को ना दें, प्रेग्नेंट लेडी को ना दें। क्यों? क्योंकि जब बार बार उनको प्रेशर आएगा, बार बार वो वॉशरूम जाएंगी, तो हो सकता है बच्चे के ऊपर भी इसका बहुत जो है खतरनाक असर आ जाए। इसलिए वहां लिखा होता है कि कृपया डॉक्टर की देखरेख में इसको आप लें, है ना? लेकिन हमारे किसी भी एलोवेरा के ऊपर ऐसा नहीं लिखा होता, क्योंकि उसमें वो एजेंट होता ही नहीं है, सिर्फ इनर जेल होता है ना? अब साइंस ने और क्या बोला इसके बारे में? ठीक है जी, आपने 2.5 से 3 साल तक उगा भी लिया। ठीक है जी, आपने इनर जेल, केवल अंदर का जेल निकाला, उसका जूस बना भी लिया। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत और है, एक समस्या और है। क्या? ये ट्रॉपिकल प्लांट है, शुष्क जलवायु में पैदा होने वाला पौधा है। और जितने भी शुष्क जलवायु में पैदा होने वाले प्लांट हैं, ट्रॉपिकल प्लांट, वो कभी भी जमीन से नमी नहीं लेते, वो हमेशा हवा से नमी लेते हैं। यानी कि जहां पे आपने वो पौधा लगा रखा है, अगर वहां उसके आसपास में हवा में नमी होगी तो उसको लेगा, और नमी के साथ अगर पॉल्यूशन भी उसमें होगा तो वो पॉल्यूशन को भी खा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन प्रॉपर्टी होती है। मैंने बोला ना, पेनिट्रेट करने की क्षमता होती है, बहुत तेजी से पेनिट्रेट कर जाएगा। यानी कि एक पौधा आपने अपने घर के अंदर लगाया हुआ है, एक पौधा बाहर सड़क के ऊपर लगा हुआ है, रोड के ऊपर। आपके घर के अंदर का पौधा जितना 6 महीने में बड़ा होगा, बाहर सड़क पे 6 सप्ताह में उतना बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो पॉल्यूशन खाया जा रहा है दबा करके, और जितना पॉल्यूशन खाएगा उतना ही बड़ा हो जाएगा। आपने देखा होगा, एक बच्चा सुबह और शाम दोनों ही टाइम खाना खाता है, और एक बच्चा 5 टाइम खाना खाता है। तो जो 5 टाइम खाना खाएगा वो धीरे 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 गेंडे की शकल ले लेगा, है ना? ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही होता है एलोवेरा के साथ भी। तो यानी कि, अच्छा आरती जी हंस रही हैं, तो वो जो एलोवेरा है उसके अंदर अगर केमिकल पॉल्यूशन आ गए, केमिकल पॉल्यूशन उसने इकट्ठे कर लिए और हमने उसको खा लिया, यानी कि जो बीमारी हमारे बॉडी में 6 साल बाद आने वाली थी
वो 6 सप्ताह में हमारी बॉडी में आ गई, क्योंकि वो केमिकल पॉल्यूशन और जो आकर के 6 साल में इकट्ठे होने वाले थे वो 6 सप्ताह में इकट्ठे हो गए। चोर चोर मौसेरे भाई, केमिकल पहले से पड़े थे और केमिकल आपने मिला दिए, अब दोनों की ताकत बढ़ गई। वो कहते हैं चल भाई अब इसे देखते हैं, अब इसके किडनी को देखते हैं कितना काम कर रही है, इसके लीवर को देखते हैं, इन दोनों को बैठाते हैं चल करके, है ना। तो वो मिलकर के बॉडी की बैंड बजाते हैं। यानी कि खा रहे थे फायदे के लिए, हो गया उल्टा नुकसान। यानी कि एलोवेरा लाया फायदा करने के लिए, वो एलोवेरा ही उल्टा नुकसान कर रहा है ना। अब चलिए जी, हमने मान लिया वो आपने नॉन पोल्यूटेड जोन में लगा भी लिया, ठीक है, मान लेते हैं हिमालय पर्वत पर चले गए, वहां पॉल्यूशन नहीं है, वहां आपने लगा भी लिया, 2.5 से 3 साल 4 साल तक लगा करके रखा, एलोबार्बाडेंसिस मिलर है और अंदर का इनर जेली निकाल रहे हैं। लेकिन साइंस एक बात और बोल रही है। क्या बोल रही है साइंस? साइंस कह रही है कि इसका जब पत्ता टूटेगा, कटेगा, तो वो 4 घंटे के अंदर अंदर अपने सारे गुण खो देगा। जैसे आपने सेब काटा होगा, कुछ देर के बाद वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। मौसमी का जूस कुछ देर के बाद कड़वा होना शुरू हो जाता है। देखा आपने? आलू काटा है, वो आलू काट करके रेड बनना शुरू हो जाता है, काला पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। ऐसी ही एलोवेरा है, ये भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है, ये अपनी क्षमता खोने लगता है। इसलिए बहुत सारी कंपनी इसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा आप या कभी भी जो अचार पड़ता है तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि उसकी पोटेंसी लगभग 6 महीने तक बढ़ जाए, वो 6 महीने तक, साल भर तक चल जाए। ऐसे ही इस एलोवेरा में बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं, लेकिन उस केमिकल के डालने की वजह से 90% इसके सारे के सारे गुण लॉस हो जाते हैं। उसको सेकंड क्लास प्रिजर्वेटिव एडेड, इस तरीके की चीजें उस पर लिखी आती है ना। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला। 99.7% प्योर एलोवेरा है और 0.3% कुछ नेचुरल हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स नेचुरल उसमें डाली गई हैं, जिसकी वजह से अब ये स्टेबलाइज हो गया। स्टेबलाइज का मतलब अब अगले 2 साल तक ये खराब नहीं होगा, यानी कि जो गुण इसमें पहले दिन है वही गुण इसमें 2 साल तक भी है। बात समझ आ रही है आपको? एलोवेरा तो 10 साल तक भी खराब नहीं होगा, लेकिन टेट्रा पैक की गाइडलाइन है कि वो 2 साल से ज्यादा उसकी एक्सपायरी नहीं हो सकती, क्योंकि टेट्रा पैक गल जाएगा, उसकी एक्सपायरी 2 साल में। एलोवेरा नहीं खराब होगा 10 साल तक भी। बात समझ रहे हैं आप? टेट्रा पैक में आता है, क्योंकि पहले प्लास्टिक बोतल में आता तो 4 साल की एक्सपायरी थी, खराब नहीं होता 10 साल में भी। लेकिन अमेरिकन कंपनी, अमेरिका में कोई भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी एक्सपायरी जरूर डालनी पड़ेगी, और वो मैक्सिमम एक्सपायरी 4 साल की होती है। आपने सुना होगा हनी जितना पुराना होता है उतना ही ज्यादा गुणकारी होता है, उतना ही ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन फिर हनी के ऊपर एक्सपायरी डेट क्यों डाली जाती है? क्योंकि अमेरिका में ऐसा लॉ है कि 4 साल से ज्यादा आप एक्सपायरी नहीं रख सकते किसी भी चीज की जिसको आप बोतल में पैक करके दे रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर एक्सपायरी डाली जाती है। अब ये नंबर 1 एलोवेरा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है, 2.5 से 3 साल 4 साल तक लगा के रखा है, नॉन पोल्यूटेड जोन में हमने उगाया। हमारे पास 8,000 एकड़ जमीन है जहां पे किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं है, यानी कि वहां ट्रैक्टर भी चलते हैं खेतों में तो बैटरी से चलते हैं, किसी प्रकार का रहन सहन, किसी प्रकार के घर वहां नहीं है, लोगों का रहना सहना वहां नहीं है पोल्यूशन से बचाने के लिए उसको। अब बहुत सारे लोग करते हैं जी आपके एलोवेरा में और बाहर मार्केट वाले एलोवेरा में क्या अंतर है? मैंने आपको अंतर बहुत अच्छे से समझा दिया और मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ भी आ गया होगा। एक बार दोबारा से रिवाइव कर लेते हैं। साइंस ने बोला कि एलोबार्बाडेंसिस मिलर होना चाहिए पौधा, फॉरएवर ने एलोबार्बाडेंसिस मिलर की खेती करी। बाकी कंपनियां किसकी खेती कर रही हैं? वी डोंट नो, हमें नहीं पता। साइंस ने बोला कि वो जो नॉन पोल्यूटेड जोन में होना चाहिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने 8,000 एकड़ जमीन नॉन पोल्यूटेड जोन में ले रखी है, मैक्सिको में, डोमिनिकन रिपब्लिक में, वहां जिसकी खेती करती है। बाहर मार्केट में कंपनियां कहां खेती कर रही हैं? वी डोंट नो, हमें नहीं पता। साइंस ने बोला कि ये जो एलोबार्बाडेंसिस मिलर है इसको 2.5 से 3 साल तक लगा कर रखना है मैच्योरिटी के लिए। हमने 2.5 से 3 साल तक लगा करके रखा, उसके बाद हम हाथों से कट करते हैं। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं हाथों से कट करते हैं, मशीन से नहीं करते, क्योंकि अनमेच्योर पत्ता ना कट जाए। मार्केट में कंपनियां कितने साल तक लगा कर रख रही है, कितने महीने तक लगा कर रख रही है, हम नहीं जानते। साइंस ने बोला जो जो साइंस बोलती गई
वो हम करते गए, वो हम करते गए। अब जब 1000 से कंपनियां इसके ऊपर काम कर रही हैं, हॉट प्लांट है, 18,000 लोग इसके ऊपर डॉक्टरेट की उपाधि ले चुके हैं, 2200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी रिसर्च कर चुकी है। तो बहुत सारे लोग एलोवेरा में एकदम से आ गए, एलोवेरा में काम करने लगे, एलोवेरा के उत्पाद बनाने लगे, अपने अपने प्रोडक्ट में एलोवेरा डालने लगे। लेकिन साइंस ने क्या बोला, एक साइंटिफिक बॉडी है, एक साइंटिफिक बॉडी है जिसमें लगभग 80 से 88 देशों के वैज्ञानिक होते हैं। कौन सी है वो, आप बताइएगा मुझे कोई, कौन सी बॉडी है वो? उस बॉडी में क्या होता है पहले मैं वो बता देता हूं। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, वो केवल एलोवेरा को टेस्ट करती है। पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति अगर एलोवेरा बना रहा है तो वो केवल उसको सर्टिफाइड करती है कि जो ह्यूमन बॉडी में पीने योग्य या लगाने योग्य चीजें हैं, केवल वो उनको सर्टिफाइड करती है। वो कहती हैं कि अगर आप कोई भी एलोवेरा में डील कर रहे हैं, कोई भी एलोवेरा में डील कर रहे हैं, तो वो एलोवेरा कम से कम 73% से ज्यादा होना चाहिए पीने वाला, यानी कि 73% से अगर ज्यादा है तो वो आपकी बॉडी के ऊपर काम करेगा। क्रीम जितनी भी आप बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं, अगर 43% से एलोवेरा उनमें कम है तो वो आपकी बॉडी के ऊपर काम ही नहीं करेंगे। यानी कि क्रीम का कंटेंट, क्रीम में एलोवेरा की मात्रा 43% से ज्यादा होना चाहिए और लिक्विड में 73% से ज्यादा होना चाहिए। फॉरएवर ने 99.7% एलोवेरा है, फॉरएवर की क्रीम में मोर देन 90% एलोवेरा है, और एक ऐसी भी क्रीम है जिसमें 100% एलोवेरा है। तो फॉरएवर अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के गई 1980 में, 1980 में उस बॉडी का निर्माण हुआ। फॉरएवर अपनी उस प्रोडक्ट को लेकर के गई और उन्होंने सबसे पहले अप्रूवल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को दी। दूसरी बात, ये ऐसा नहीं है अप्रूवल एक बार मिल गई, ऐसा नहीं है अप्रूवल एक बार मिल गई और उसके बाद आज तक चली आ रही, नहीं 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 नहीं, ये अप्रूवल हर साल रिन्यू होती है और इसका रिन्यूअल करने का प्रोसीजर भी अलग है। वो रिन्यूअल करने के लिए प्रोडक्ट उनके पास नहीं ले जाने पड़ते, वो खुद फैक्ट्री आते हैं और खुद फैक्ट्री आकर के चेक करते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। हमारे खेतों में जाकर के खुद चेक करते हैं कि वो मैच्योर हो रहे हैं पौधे कि नहीं हो रहे हैं, कहीं पॉल्यूशन तो नहीं जा रहा उनमें। वो ये भी चेक करते हैं कि 2 साल तक प्रोडक्ट हमारा रखने के बाद उसमें वो गुण बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, उसके बाद सर्टिफिकेशन मिलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हिंदुस्तान में कोई कंपनी नहीं गई होगी सील लेने के लिए, बहुत सारी कंपनियां गई हैं और बहुत सारी कंपनियों को जूते मार करके वापस भेज दिया गया है, यानी कि लताड़ करके वापस भेज दिया गया। उस संस्था का नाम है, मुझे पता है आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं लेकिन मुझे पता है क्या नाम है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, IASC। आप IASC.org पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की कौन कौन सी कंपनी गई थी जिनको अप्रूवल नहीं मिली और फॉरएवर के किस किस प्रोडक्ट को अप्रूवल मिली हुई है। हमारे लगभग 150 से ज्यादा प्रोडक्ट के पास अप्रूवल है जिसमें एलोवेरा है। तो हमारे पास वो अप्रूवल है, इसका मतलब ये श्योर हो जाता है कि हमारे प्रोडक्ट पिए जा सकते हैं और बॉडी के ऊपर लगाए जा सकते हैं, है ना। मैंने अभी जानकारी दी आपको एलोवेरा के बारे में कि हमारा एलोवेरा क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ रेट के ऊपर, अमाउंट के ऊपर, हमारे एलोवेरा की कीमत क्या है और मार्केट में जितने एलोवेरा चल रहे हैं उनकी कीमत क्या है। मार्केट में 100 रुपए से लेकर के 4,400 रुपए तक 1 लीटर की कीमत आती है एलोवेरा की। बहुत सारी कंपनियां 100 रुपए किलो भी बना रही है, 150 200 रुपए किलो भी बना रही है, 500 रुपए किलो भी बना रही है, और हमारे एलोवेरा का रेट है 1672 रुपए 1 लीटर का, 1672 रुपए 1 लीटर का, और मार्केट में 4400 रुपए लीटर भी एलोवेरा है। यानी कि जिस प्राइस में हम एलोवेरा दे रहे हैं और जो क्वालिटी दे रहे हैं, आने वाले 50 सालों में भी कोई हमारी क्वालिटी में हमारे प्राइस पे एलोवेरा नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम मोनोपोली होल्ड करते हैं। और क्योंकि हम इतना अच्छा एलोवेरा, दुनिया का बेस्ट एलोवेरा बनाते हैं और सेल करते हैं, इसलिए पूरी दुनिया की मोनोपोली हमारे पास है। अगर पूरी दुनिया में 1 लाख टन एलोवेरा बिकता है तो 85,000 टन एलोवेरा हमारा अपना होता है। यानी कि
अगर पूरी दुनिया में 1000 कंपनियां एलोवेरा बेच रही हैं और 100 किलो एलोवेरा बिकता है पूरी दुनिया में एक साल में, तो उस 100 किलो में 85 किलो हमारा है और बाकी वो 1000 कंपनियां 15 किलो वो बेच रही हैं। यानी कि 85% शेयर एक कंपनी का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का और 15% कंपनियां में 1000 कंपनी, 15% में 1000 कंपनियां हैं। अब सोच के देखिए कितनी बड़ी मोनोपोली हमारे पास। इतना महंगा हम बेचते हैं तब 85% बेच रहे हैं, और कहीं हमने इसका रेट 3-4 हजार 5 हजार रुपए रख दिया ना, तो हो सकता है हम 90% या 95% बेचें, क्योंकि मैक्सिमम लोग जानते हैं कि जिसका जितना ज्यादा प्राइस उसकी उतनी ज्यादा क्वालिटी, है ना। मैं तो कंपनी से बोलना चाहता हूं कि आप इसका रेट 1600 की बजाय 16,000 रुपए रख दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको परचेज करें, क्योंकि जिसकी ज्यादा क्वालिटी होती है उसको ज्यादा लोग परचेज करते हैं। इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा जो ट्रेन जाती है ना, उसमें फर्स्ट एसी के डिब्बे सबसे पहले बुक होते हैं, उसके बाद सेकंड एसी, फिर थर्ड एसी। जर्नल वाला तो आपको तब भी मिल जाता है ट्रेन आने से 5 मिनट पहले भी, लेकिन फर्स्ट एसी 5 मिनट पहले नहीं मिलता, उसके लिए 2-3 महीने पहले नंबर लगाना पड़ता है, क्योंकि पता है कि फर्स्ट एसी की जो सुविधाएं हैं वो जर्नल में नहीं हो सकती या स्लीपर में नहीं हो सकती। दोस्तों ये बात हुई एलोवेरा के ऊपर, हमारा एलोवेरा क्या है, हमारे में क्या क्वालिटी है और मार्केट वाले में क्या क्वालिटी है, ठीक है। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। अगर आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मुझे कमेंट में डालिए, कमेंट में डालिए कि हाँ आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अपना नाम डालिए, तो फिर मैं आपका माइक खोलता हूं और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मैं आपका कमेंट स्टार्ट है। और हाँ दोस्तों, आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर डालिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी कमेंट यूट्यूब के ऊपर आते हैं वो सारे के सारे मैं पर्सनली अपने आप पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी मैं अपने आप देता हूँ। अगर आप मुझे मेल करते हैं तो उसका रिप्लाई भी मैं अपने आप देता हूँ, व्हाट्सअप करते हैं उसका रिप्लाई भी मैं आप देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास 5 लोगों की टीम भी है, लेकिन टीम कमेंट नहीं पढ़ती है और ना ही रिप्लाई देती है, क्योंकि मैं पर्सनली आपको जानना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, कोई आप में से क्वेश्चन पूछना चाहता है? नहीं, ठीक है, हम आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा, है ना। और बहुत जल्दी इसके बारे में फिर हम आगे बात करते हैं और फिर प्रोडक्ट की जानकारी के लिए हम दोबारा से जुड़ते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।